काव्या ने उनकी बात को नज़रअंदाज करके कहा, जयश्री और उसकी वो बेटी यहाँ नहीं रहेंगे, ये हमारा फैसला है। हाँ, एक और बात, उसकी बेटी रानी की गद्दी पर नहीं बैठेगी, आंचल बैठेगी वहाँ। और खबरदार, जो आपने जयश्री को रानी साहब कहा तो। देवराज झट से उठे और उसका गला पकड़ लिया और कहा, होती कौन हो फैसला लेने वाली? तुम जिन्हें उनके नाम से बुला रही हो ना, वो यहाँ की बड़ी रानी साहब हैं। तुम तो उनके आगे नौकर की भी औकात नहीं रखती। अरे रानी वो होगी जो मेरी अर्धांगिनी होगी, मेरी पत्नी होगी, और मेरी पत्नी श्री है, थी और रहेगी। अगर तुमने उन्हें बेइज्जत करने की हिमाकत भी की तो तुम्हें उसका भुगतान अपनी बेटी की बलि देकर चुकाना पड़ेगा। उदयपुर की होने वाली रानी आद्रिका ही बनेगी। इतना बोल वो उसका गला छोड़ देते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं। काव्या के गले पर देवराज की उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। उसने वहां से निकलने में ही अपनी बेहतरी समझी। वहीं लगभग 2.5 घंटे बाद जयश्री और आद्रिका के कदम उदयपुर की जमीन पर थे। उदयपुर आते ही जयश्री की धड़कनें बढ़ गई। वहीं जाने क्यों आद्रिका को वहां आकर काफी अपनेपन का एहसास हुआ। जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले, सामने ढेरों रिपोर्टर्स खड़े थे। ये देख आद्रिका हैरान रह गई। तभी एक ड्राइवर की वर्दी पहना आदमी आया और उसने जयश्री और आद्रिका के सामने सिर झुकाकर कहा, खम्मा घनी रानी साहेब, खम्मा घनी राजकुमारी साहेब। आद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जयश्री ने बिना भाव के कहा, घनी खम्मा हरीश काका। ड्राइवर, जिसका नाम हरीश था, बस मुस्कुरा दिया। आद्रिका ने जयश्री की तरफ देखा तो जयश्री ने कहा, अभी कुछ मत पूछना, समय आने पर हम खुद बताएंगे। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा। हरीश दोनों को अपने साथ गाड़ी तक ले गया, लेकिन रिपोर्टर इतने थे कि जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर वो गाड़ी में बैठे और राठौड़ पैलेस की तरफ बढ़ गए। शिमला। अर्नव कमरे में लेटा गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी कमरे में अली आया। अली बहुत घबराया हुआ था। अली को ऐसे देख अर्नव ने हैरानी से उठकर कहा, अली क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? अली ने हाँफते हुए कहा, बॉस, खबर ही ऐसी मिली है। अर्नव, क्या खबर मिली है? अली, जूलिया भाभी की सौतेली बहन है और उसका असली नाम आंचल है। उसने हमसे अपनी असली पहचान छिपाई कि वो उदयपुर की छोटी राजकुमारी है। ये सुनकर अर्नव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, जूलिया को पता है कि आरू? अली, शायद नहीं। अर्नव अपना सिर अपनी हथेलियों में फंसाकर बैठ गया। तभी सिया आई शंकर के साथ। सिया आते ही अर्नव की गोदी में चढ़ गई और बोली, मामू, एंजल कहाँ है? उनके घर पर लॉक लगा हुआ है। अर्नव ने अपने चेहरे के भाव को खुशी में बदलते हुए कहा, बेटा, वो कहीं घूमने गए हैं, 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। सिया ये सुनकर रो पड़ी। अर्नव उसे चुप करवाने लगा। सिया, अब हम उन्हें साथ कैसे लेकर जाएंगे? अर्नव, हम उन्हें अपने साथ ही लेकर जाएंगे मेरी जान। ये आपके मामू का अपनी प्रिंसेस से वादा है। सिया ने सिर हिला दिया। अर्नव ने सिया के आंसू पोंछे। फिर शंकर और अली चले गए। अर्नव सिया को सुलाने लगा। जब सिया सो गई, अर्नव अपना फ़ोन लेकर बैठ गया। उसे आद्रिका के मैसेज का इंतज़ार था। वो सोफे पर बैठा हुआ था। उसने फ़ोन टेबल पर रखा और आंखें बंद करके वापिस अपने अतीत के पन्नों को पढ़ने लगा। फ्लैशबैक। अर्नव की माँ, पापा और बहन ने अपने आप को फांसी दे दी थी। अर्नव ये देखकर रो पड़ा। कुछ देर बाद वो घर से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन गया। उसने वहां जाकर कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस जब उनके घर आकर तहकीकात करने लगी तो उन्होंने तहकीकात करके कहा कि आग गैस लीक की वजह से हुई है। तभी उनके अधिकारी का फ़ोन बजा। कुछ देर बात करके उसने अर्नव से कहा, इन लोगों ने आत्महत्या की है और शायद गलती से किसी ने गैस ऑन छोड़ दी हो, तो तुम्हारे स्विच ऑन करते ही ब्लास्ट हो गया। अधिकारी की बात अर्नव मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अधिकारी बिना उसकी बात सुने वहां से चला गया। फिर अर्नव सिया को लेकर उस अनाथ आश्रम में गया जहां अली, शंकर और विशाल रहते थे। वहां जाकर उसने उन्हें सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर तीनों उसे दिलासा देने लगे। अनाथ आश्रम के मालिक ने अर्नव और सिया को वहां रख लिया। कुछ दिन बाद अर्नव वापस घर गया। वो वहां से कुछ सामान लेने गया था।
घर के बाहर ही उसे 4 गुंडे टाइप आदमियों ने रोक लिया और उसे पीटने लगे। अर्नव ने अपने बचाव की कोशिश की, लेकिन वो चारों उस पर भारी पड़ रहे थे। कुछ देर बाद गुंडे टाइप आदमी बोले, भाव से पंगा मत लेना और चुपचाप जहां जिंदगी जी रहा है जी, वरना तू और वो तेरी बहन की बेटी है ना, सीधा यमराज के पास जाओगे। इतना बोल वो वहां से चले गए। अर्नव जैसे तैसे मेन रोड पर पहुंचा और एक ऑटो में बैठकर अनाथ आश्रम में गया। वहां जाकर उसने सब कुछ उन्हें बताया। सब कुछ सुनकर विशाल बोला, अर्नव मुझे लगता है कि इन्हीं का हाथ है अंकल, आंटी और दीदी की मौत में। अर्नव ने अपना सिर हिला दिया। अली ने कहा, पुलिस तो भाई लगता है कि कोई भी तहकीकात नहीं करेगी, तो हम ही क्यों ना करें। फिर अर्नव के ठीक होने पर चारों ही तहकीकात में लग गए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। एक दिन वो चारों जूलिया से मिले कॉलेज में। वो उनकी जूनियर थी, वो उनके ग्रुप में शामिल हो गई। तब अर्नव ने अपने बारे में सब कुछ बताया तो जूलिया को उससे काफ़ी हमदर्दी हुई। उसने उनकी मदद करने का वादा किया। कुछ दिनों बाद उसने उन्हें बताया कि ऋतुराज ने रिद्धि के रेपिस्ट के खिलाफ तहकीकात शुरू की थी एसीपी के साथ, लेकिन गुप्त तरीके से। लेकिन इसकी खबर एमएलए को लग गई और उसने सब तबाह कर दिया। सब कुछ सुनकर अर्नव का खून जल गया। अर्नव, मुझे उसका खून करना है, उसने मुझसे मेरा परिवार छीना है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चारों ने उसे मुश्किल से संभाला। फिर एक दिन अर्नव ने शिमला में ही एक गैंगस्टर की जान बचाई। गैंगस्टर ने अपनी जान बचाने के बदले उसे जब कुछ देना चाहा तो अर्नव ने उससे एमएलए की मौत मांगी। पहले गैंगस्टर को हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने जब अर्नव की दर्द भरी कहानी सुनी तो मान गया। उस गैंगस्टर ने अर्नव, अली, शंकर, विशाल और जूलिया को सब सिखाया। और फिर एक दिन अर्नव ने उस एमएलए को तो मारा ही मारा, उसके साथ ही साथ रिद्धि के रेपिस्ट्स को भी मारा। उन्होंने उनकी लाशें एक झील में फेंक दी, जिनको मगरमच्छों ने खा लिया, जिससे कोई केस भी नहीं बना। अर्नव इन सब का साया सिया पे नहीं पड़ने देना चाहता था, इसीलिए वो लोग वहां से मुंबई चले गए। उस गैंगस्टर ने अर्नव और उसके ग्रुप को अपने साथ शामिल कर लिया। अब वो गैंगस्टर इंडिया के बाहर रहता है, क्योंकि इंडिया का सारा काम अर्नव संभालता है। सब कुछ याद करके अर्नव की आंखों से आंसू निकल गए। उदयपुर राठौड़ पैलेस। आद्रिका और जयश्री की गाड़ी पैलेस के बाहर रुकती है। अजय सिंह आकर दोनों तरफ का दरवाज़ा खोलता है। आद्रिका बाहर निकलती है। अजय सिंह सिर झुकाकर बोला, खम्मा घनी राजकुमारी साहेब, खम्मा घनी बड़ी रानी साहेब, स्वागत है आप दोनों का। जयश्री ने सिर हिलाकर कहा, घनी खम्मा। आद्रिका ने जयश्री को देखा तो जयश्री ने उसे इशारे में ही कुछ कहा तो आद्रिका ने अटकते हुए कहा, घनी खम्मा। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से जूलिया यानी आंचल बाहर निकली। उसे देख अजय सिंह ने कहा, खम्मा घनी छोटी राजकुमारी साहेब। आद्रिका और जयश्री की उस तरफ पीठ थी, इसलिए वो उन्हें देख नहीं पाई और ना ही वो दोनों उसे। आंचल ने अजय सिंह को इग्नोर किया और आगे कदम बढ़ाए ही थे कि आद्रिका की बराबर में खड़ी होकर उसकी तरफ नजर घुमाई। वहीं आद्रिका ने भी उसकी तरफ नजर उठाई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरानी से हल्के से चीख उठी, तुम? अजय सिंह दोनों को देख घबरा गया। वहीं जयश्री ने भी आंचल को देख लिया था। उसने मन ही मन कहा, अजय ने इसे छोटी राजकुमारी कहा, यानी कि ये। जयश्री की आंखों में नमी आ गई, जिसे उसने झट से छुपा लिया। अजय सिंह ने जल्दी से देवराज को मैसेज करके इस बारे में सूचित किया। वहीं आद्रिका और आंचल एक दूसरे को बहुत ही बुरे तरीके से घूर रही थी। कुछ ही देर में आंचल, आद्रिका और जयश्री के आने की खबर देवराज और काव्या को लग गई। दोनों ही बाहर गए। सामने जयश्री और आद्रिका को देखकर काव्या ने मुंह फेर लिया और फिर आंचल की तरफ बढ़ गई। वहीं जयश्री और देवराज इतने सालों बाद एक दूसरे को देखकर एक दूसरे में ही खो गए। दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और नाराजगी दिख रही थी, लेकिन प्यार नाराजगी से ज़्यादा था। काव्या ने आंचल को गले लगा लिया। आद्रिका दोनों को अजीब नज़रों से देखने लगी। वहीं देवराज के कदम खुद ब खुद जयश्री की तरफ बढ़ गए। तभी आद्रिका की नज़र देवराज पर पड़ी। उसे देखते ही आद्रिका के कदम भी खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ गए। जब ये जयश्री ने देखा तो घबरा गई। उसे घबराया हुआ देख देवराज ने उससे नज़र हटाकर जब आद्रिका को देखा तो वो रुक गए। आद्रिका को देख देवराज की आंखों में आंसू आ गए। आद्रिका के चेहरे पर भी वही तेज था जैसा देवराज के चेहरे पर। दोनों बाप बेटे की आंखें भी नीली थी। देवराज ने आद्रिका की तरफ बढ़कर
उसके सिर पर जैसे ही हाथ रखा, पता नहीं क्यों आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे काफी अपनेपन का एहसास हो रहा था। वहीं जयश्री की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। काव्या और आंचल की नजरें भी उन पर थी। काव्या को तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आंचल को ये सब काफी अजीब लग रहा था। देवराज ने बिना कुछ कहे आद्रिका को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। आखिरकार आज पहली बार वो अपनी बेटी से मिल रहे थे। आंचल ने काव्या से कहा, राजा साहब, आद्रिका को ऐसे क्यों गले लगा रहे हैं? काव्या ने हैरानी से पूछा, तू इसे जानती है? आंचल ने नफरत भरे लहजे में कहा, नफरत करती हूं मैं इससे। इस लड़की ने मुझसे मेरा प्यार छीना है काव्या, और अब ये तुझसे तेरा हक छीनने आई है। आंचल उसे असमंजस से देखने लगी तो काव्या ने बाद में बताने को कहा। वहीं देवराज ने आद्रिका को खुद से अलग किया और उसका माथा चूम लिया। जयश्री ने अब अपने आंसू पोंछे। वो आगे बढ़ी और जैसे ही आद्रिका को देवराज से दूर करने लगी, देवराज ने आद्रिका की कलाई कसकर पकड़ ली और कहा, रानी साहब अंदर चलिए, यहाँ कुछ भी मत कीजिए। जयश्री ने कुछ नहीं कहा और आहिस्ता से आद्रिका की कलाई देवराज से छुड़वाई। आद्रिका उन्हें देखने लगी। उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी काव्या बोली, राजा साहेब, उदयपुर की राजकुमारी आई है, स्वागत नहीं करेंगे? देवराज ने उसकी तरफ देखा तो तब जाकर उनकी नज़र आंचल पर गई। आंचल को देख उनके भाव गुस्से में बदल गए। देवराज ने अजय से कहा, अजय सिंह, उदयपुर की बड़ी रानी साहेब और बड़ी राजकुमारी साहेब का सामान उनके कमरे में पहुंच जाना चाहिए, और जो मेहमान आए हैं उनका सामान गेस्ट रूम में पहुंचवा दो। फिर देवराज ने जयश्री को अंदर चलने का इशारा किया। वो आगे बढ़ गए। जयश्री भी आद्रिका का हाथ पकड़कर देवराज के पीछे चल दी। वहीं काव्या देवराज की बात सुनकर गुस्से का घूंट पी गई और उनके पीछे अंदर चली गई। अंदर जाकर इतनी सजावट देख आंचल ने काव्या के कान में कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे आने पर इतनी सजावट हुई है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये जो फूल हैं ये मेरे पसंदीदा क्यों नहीं? काव्या ने कुछ नहीं कहा। तभी फूलों को देख आद्रिका खुशी से बोली, माँ, ये तो मेरे फेवरेट फूल हैं। उसकी बात सुनकर जयश्री ने बस सिर हिला दिया और देवराज बस मुस्कुरा दिए। फिर देवराज ने जयश्री से कहा, आप पहले कुछ खाएंगी? जयश्री ने उसे टोकते हुए कहा, हमें सोना है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी शख्स हमें परेशान करे। जयश्री के टोकने की अदा पर देवराज मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, क्योंकि सिर्फ जयश्री ही थी जो उनकी बात टाल सकती थी। वहीं उनके टोकने पर आंचल ने काव्या से पूछा, ये है कौन? इन्होंने इन्हें टोक कैसे लिया? राजा साहब तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते और अब ये मुस्कुरा रहे हैं। काव्या पत्नी है उनकी। ये सुनकर आंचल को झटका लग गया। काव्या उसे खींचते हुए वहां से उसके कमरे में ले गई। वहीं देवराज ने एक नौकर से कहलवाकर आद्रिका और जयश्री को भी कमरे में भिजवा दिया। एक कमरे तक पहुंचकर नौकरानी रुक जाती है और बोलती है, राजकुमारी साहेब, ये आपका कमरा है। जयश्री आद्रिका को लेकर जैसे ही जाने लगती है, नौकरानी फिर से बोली, माफ़ करिएगा रानी साहेब, लेकिन आपका दूसरा कमरा है, इस कमरे के साथ वाला। जयश्री एक नज़र उस कमरे को देखती है और फिर बोलती है, ठीक है, हम चले जाएंगे, आप जाइए। वो नौकरानी चली गई। जयश्री फिर आद्रिका को लेकर उसके कमरे में गई। कमरे के बीच में गोल आकार का बेड था। एक तरफ बालकनी थी तो दूसरी तरफ बाथरूम। बाथरूम के दाईं तरफ वार्डरोब थी। कमरे में आते ही पहले जयश्री ने दरवाज़ा लॉक किया और आद्रिका ने अपने सवालों की बरसात कर दी। जयश्री ने उससे कहा, आदि, मेरी भी बात सुन ले, कब तक सवाल करती रहेगी? आद्रिका ने झुंझलाकर कहा, तो क्या करूं मैं माँ? यहाँ सब ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम कहीं के राजा हों, और ऊपर से इतना बड़ा महलनुमा पैलेस। माँ, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? जब से इस उदयपुर की धरती पर पांव धरे हैं सब कुछ ही बदल गया है। जयश्री ने गहरी सांस लेकर कहा, तेरी पहली बात बिल्कुल सही है। तुम यहाँ की राजकुमारी और होने वाली रानी हो, और मैं यहाँ की रानी हूँ, और आदि कुछ बदला नहीं है। बस अब तुम हकीकत से रूबरू होने वाली हो। आद्रिका, कब बनी मैं राजकुमारी? मैं तो शिमला में रहने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ। और कैसी हकीकत? जयश्री, देख बेटा, अभी तो मैं तुझे सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अभी बस ये समझ ले कि ये तेरा अपना घर है।
लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। बेटा, यहाँ किसी से कोई भी बात मत करना शिमला के बारे में। और हाँ, एक और बात, जो वो शख्स है जिन्होंने तुझे सीने से लगाया था, उनसे दूर रहना, और साथ साथ उस औरत से भी जिसने जूलिया को गले लगाया। आद्रिका, माँ अभी तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है। जयश्री सिर हिलाकर जाने लगती है। तभी आद्रिका बोली, माँ भूख लगी है। जयश्री, खाना भिजवाती हूँ। फिर जयश्री कमरे से बाहर निकल जाती है और वहाँ से सीधा रसोई में जाती है। वहाँ के हेड धीरज उसे देखकर बोला, रानी साहब आप यहाँ? हम कह दिया होता हम आ जाते। जयश्री, कोई बात नहीं, आप बड़ी राजकुमारी साहब के कमरे में कुछ हल्का खाने को भेज दीजिए। कुछ ज़्यादा हैवी मत भेजिएगा, साथ में सिर दर्द की दवा भी दे दीजिएगा। धीरज सिर हिला देता है। जयश्री पीछे मुड़ती है तो सामने देवराज को पाती है। उसे देख वो नजरें फेर लेती है। देवराज, राजकुमारी ठीक हैं? जयश्री उन्हें घूरते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदि की फिक्र करने के लिए उसकी माँ है। राजा साहब, जयश्री ने राजा साहब पर थोड़ा जोर देकर कहा था। देवराज ने शांतिपूर्वक कहा, भूलिए मत कि हम भी उनके पिता हैं। जयश्री कुछ बोलने ही जा रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र किचन में खड़े नौकरों पर गई जो उनकी बातें सुन रहे थे। जयश्री ने अपना गुस्सा शांत किया और फिर कहा, ज़्यादा सफ़र करने से आदि का सिर दर्द होने लगता है, और जो वो यहाँ आकर सह रही है उससे उसका सिर दर्द और बढ़ जाएगा। जयश्री फिर किचन से बाहर निकल गई। देवराज ने किचन में खड़े हेड से कहा, जैसा रानी साहब ने कहा वैसा हो जाना चाहिए। तभी हेड बोला, सर वो छोटी रानी साहब ने छोटी राजकुमारी साहब के कमरे में खाना भिजवाने को कहा है। देवराज, पहले बड़ी राजकुमारी के पास जाना चाहिए, उन्हें दवा भी लेनी है। एक और बात, सभी नौकरों से कह देना कि छोटी राजकुमारी और छोटी रानी साहब से पहले बड़ी रानी साहब और बड़ी राजकुमारी साहब का कहा मानना है। वो सिर हिला देता है। देवराज फिर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काव्या आंचल को सब बताकर चली जाती है। आंचल अपने कमरे में बैठी खुद से बोली, तुम्हारी माँ ने पहले मेरी माँ का प्यार छीना और अब तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, और साथ ही साथ बाप का प्यार भी। आद्रिका, अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि किसी से कुछ छीनने से उसे कैसा फील होता है। आद्रिका आंचल के शातिर दिमाग से बेखबर अपना फ़ोन लेकर अर्नव को फ़ोन लगाती है। अर्नव उसका फ़ोन पहले ही रिंग में उठा लेता है। ये देख आद्रिका हंसते हुए बोलती है, फ़ोन पर ही बैठे थे क्या? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही समझ लो। कब पहुंची तुम? आद्रिका, पहुंच तो बहुत पहले ही गई थी, लेकिन फ़ोन करने का टाइम अब मिला। अर्नव ने सिर्फ हम कहा। दोनों ही अब खामोश हो गए। आद्रिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे जूलिया के बारे में बताई या नहीं। कुछ देर बाद आद्रिका के कमरे में नौकरानी जैसे ही खाना लेकर आई, आद्रिका ने अर्नव से कहा, अनु मैं कल बात करती हूँ, अभी खाना खाने लगी हूँ। अर्नव, ठीक है बाय, अपना ख्याल रखना, आई लव यू। आद्रिका ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, लव यू टू। आद्रिका ने फ़ोन काटा और फिर खाना खाने लगी। वहीं जयश्री जैसे ही अपने कमरे में गई, कमरे को देखकर हैरान रह गई। ये वही कमरा था जिसमें वो देवराज के साथ सालों पहले रहती थी। पूरा कमरा वैसा का वैसा ही था। बेड के पीछे देवराज और जयश्री की एक बड़ी सी तस्वीर थी जिसमें दोनों ने ही राशि कपड़े पहने थे। उस तस्वीर के आसपास उन दोनों की और भी तस्वीरें थी। जयश्री वहां पर स्थित हर चीज को छू छू कर देख रही थी और उसे महसूस कर रही थी। तभी पीछे से उसके कानों से देवराज की आवाज़ टकराई, कैसा लग रहा है? सालों बाद अपने कमरे में आकर श्री। जयश्री ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो पहले अपने चेहरे के भाव सख्त कर लिए और फिर उनकी तरफ मुड़कर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं राजा साहेब? आप जाइए ना अपनी महबूबा के पास और अपनी बेटी के पास। देवराज ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, उन्हीं के पास ही तो हैं। जयश्री ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, हम काव्या और आपकी दूसरी बेटी की बात कर रहे हैं। आपसे मेरी मोहब्बत उसी वक्त ख़त्म हो गई थी जब आपके कारनामे के बारे में पता लगा था। और आदि सिर्फ हमारी बेटी है, कभी उसकी आइडेंटिटी नहीं देखी। वहाँ पर आद्रिका शर्मा लिखा है, ना कि आद्रिका सिंह राठौड़। आपका मेरी बेटी पर ना तो कोई हक है और ना ही होगा। हम अगर यहाँ आए हैं तो सिर्फ सब कुछ ख़त्म करने के लिए। देवराज, श्री ये आप सरासर गलत कर रही है। पहले तो आपने मुझे उससे मिलने तक नहीं दिया, और अब आप चाहती हैं कि हम अपनी बेटी के पास होकर भी दूर हो जाएं। जयश्री ने गुस्से से कहा, आपको बेटी से और यहाँ होने वाली रानी से ही मतलब है ना राजा साहेब?
तो फिर जो आपकी दूसरी बेटी है उसे ही बना दीजिए, वैसे भी आपके दिल के करीब होगी। अब आपको अपनी महबूबा यानी कि काव्या के पास जाना चाहिए। वो आपका इंतज़ार कर रही होंगी अपने कमरे में। उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ये देखकर कि उनका पति अपनी पूर्व पत्नी के साथ है। अब देवराज को भी गुस्सा आने लगा था। उन्होंने जयश्री की बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, महादेव जानते हैं कि हमने कभी भी अपने दिल में काव्या को वो जगह नहीं दी जो आपको दी है। हम सिर्फ दुनिया वालों के सामने पति पत्नी है, असलियत तो ये है कि ना वो हमारी पत्नी है और ना ही हम उनके पति। श्री, उस रात जो हुआ वो बस एक भूल थी, नशे में एक गलती थी जिसका भुगतान आज तक भुगत रहा हूँ, अपनी पत्नी और बेटी से दूर रहकर। आज तक हमने काव्या को छुआ तक नहीं है। उन्हें इतनी इज्जत सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं ताकि कहीं वो गुस्से में आकर हमारे खानदान का नाम मिट्टी में ना मिला दें। लेकिन सच में श्री, उस दिन के अलावा हमने उन्हें अपने करीब भी नहीं आने दिया। हमने आज तक उसकी बेटी को नहीं अपनाया। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाई, लेकिन आज तक कभी भी उससे अपनेपन का एहसास नहीं हुआ। श्री, आज तक मैं परायों के बीच में था, लेकिन आपके आने से अब मैं अपनों के बीच में हूँ। जयश्री को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो उसने चेहरा फेर कर कहा, हमें नींद आ रही है। देवराज बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसे छोड़ दिया। जयश्री पीछे हो गई। देवराज जाने लगे, लेकिन तभी रुककर बोले, राजा साहेब, हम बाहर वालों के लिए हैं, आपके लिए हम देव हैं। जयश्री ने कुछ नहीं कहा। देवराज वहां से चले गए। जयश्री कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जयश्री कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली गई। वहीं देवराज स्टडी रूम में बैठे पुरानी यादों में खोए हुए थे। फ्लैशबैक। जयश्री और देवराज उदयपुर के राजा रानी थे। उस वक्त उनके साथ देवराज के माँ बाप महाराजा तेजस सिंह राठौड़ और महारानी सुमित्रा सिंह राठौड़ भी थे। जयश्री और देवराज का प्रेम विवाह हुआ था। जयश्री एक ब्राह्मण परिवार से थी। तेजस और सुमित्रा ने तो जयश्री को अपना लिया, लेकिन जयश्री के माँ बाप ने देवराज को अपनाने से इनकार कर दिया। जयश्री देवराज के साथ खुश थी। दोनों के बीच अटूट प्यार था। शादी को 2 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। देवराज इस कारण जयश्री से थोड़े उखड़े उखड़े रहने लगे। जयश्री ने कई जगहों पर जाकर माथा टेका, मन्नत मांगी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। एक बार देवराज बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गए। वहाँ वो काव्या से मिले। काव्या एक मिडिल क्लास परिवार से थी। वो एक होटल में मैनेजर थी। जिस होटल में देवराज रुके थे, उसी होटल में काव्या मैनेजर थी। पहले तो देवराज ने काव्या पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहीं काव्या देवराज का रुतबा देख उन पर मनमिटी थी। उसने सोच लिया कि कैसे भी करके देवराज को उसे अपने जाल में फंसाना है। देवराज को दिल्ली में 2 हफ्ते ठहरना था। होटल की 5वीं सालगिरह पर वहाँ पार्टी थी, जिसमें देवराज को भी आमंत्रित किया गया। देवराज भी वहाँ पहुँच गए। काव्या उन्हें देखकर उनके पास चली गई। देवराज सोफे पर बैठे हुए थे। काव्या उनसे चिपक कर बैठ गई, लेकिन देवराज असहज हो गए, जिस कारण वो साइड हो गए और बोले, मैम, अगर आपको यहाँ बैठना है तो बैठ जाइए, मैं चलता हूँ। इतना बोल जैसे ही वो उठने लगे, काव्या ने झट से हाथ पकड़कर उन्हें बैठा दिया। काव्या के छूने से देवराज उसे घूरने लगे, तो काव्या ने उनका हाथ झट से छोड़ दिया। काव्या ने कहा, सॉरी राजा साहब, वो बस आपके साथ कुछ बात करनी थी। देवराज उसके सामने सोफे पर बैठकर बोले, कहिए काव्या, मैंने सुना है कि आपने अपना बिजनेस अपने दम पर खड़ा किया है। मैं बस आपसे कुछ टिप्स लेना चाहती हूँ ताकि मुझे भी आइडियाज़ मिलें। ये सुनकर देवराज उसे टिप्स बताने लगे। कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगी। ये देख काव्या खड़ी हुई और बोली, आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। काव्या पानी का गिलास लेने चली गई। कुछ देर में वो पानी का गिलास लेकर आई। पानी पीते वक्त देवराज को इसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, लेकिन फिर उन्होंने इग्नोर करके पी लिया। कुछ ही देर में उनका सिर चकराने लगा। ये देख काव्या उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले गई। सब पार्टी में मस्त थे और लाइट भी डिम थी, तो किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी। काव्या ने कमरे में ले जाकर देवराज को बेड पर लेटाया। फिर उसने दरवाज़ा लॉक किया। उसके बाद देवराज बेहोश हो गए और उन्हें पता नहीं लगा कि उनके साथ क्या हुआ। अगली सुबह जब उन्होंने अपनी बाहों में काव्या को देखा तो चौंक गए। वो पिछली रात को याद करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया।
देवराज उसे ऐसे ही छोड़कर अपना बैग लेकर दिल्ली से उसी वक्त फ्लाइट लेकर उदयपुर चले गए। उदयपुर आते ही उन्हें खबर मिली कि जयश्री बेहोश हो चुकी हैं। ये सुनते ही उन्हें लगा जैसे कि उनकी धड़कन रुक गई हो। वो सीधा जयश्री के कमरे में गए। कमरे में सुमित्रा थी, तेजस था और साथ में डॉक्टर थी जो कि जयश्री को देख रही थी। देवराज झट से जयश्री के पास गए। उन्होंने जाकर जयश्री का सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा, डॉक्टर क्या हुआ है श्री को? ठीक तो है ना मेरी श्री? वहीं सब देवराज को अचानक देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब मिठाई बांटिए, उदयपुर को राजपुत्री या फिर राजकन्या मिलने वाली है। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। जिस खबर का इंतजार सभी को इतनी देर से था, वो खबर उन्हें अब मिल चुकी थी। सुमित्रा ने अपने गले में पहना हार निकालकर डॉक्टर को पहना दिया। देवराज ने अजय से कहकर पूरे उदयपुर में मिठाई बांटने को कहा। महल में खुशियों का आगमन हो रहा था। अब कमरे में सिर्फ देवराज और जयश्री थे। देवराज बहुत ही प्यार से जयश्री को निहार रहे थे। कुछ ही देर में जयश्री को होश आने लगा। ये देखकर देवराज ने उन्हें अच्छे से बैठा दिया। जयश्री देवराज को देखकर बोली, आप यहाँ? आप तो दिल्ली गए थे और 2 हफ्तों बाद आने वाले थे। देवराज ने कहा, काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गए। जयश्री ने सिर हिला दिया। तभी उसे उल्टी आने लगी तो वो बाथरूम की तरफ दौड़ी। ये देखकर देवराज भी उनके साथ गए। वो उसकी पीठ सहलाने लगे। जब जयश्री ने उल्टी कर दी तो देवराज ने उसका मुंह अच्छे से धोया। फिर वो उसे बेड पर ले गए। जयश्री ने कहा, समझ नहीं आ रहा कि हमें हुआ क्या है। चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है। देव, आप डॉक्टर को बुलाए ना। देवराज ने उसका चेहरा अपनी हथौलियों में भरा और कहा, आप माँ बनने वाली हैं श्री। ये सुनते ही जयश्री चौंक गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो देवराज के सीने से लग गई। देवराज ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी जयश्री उनसे अलग हुई और बोली, इसीलिए आप इतने अच्छे से पेश आ रहे हैं, वरना आप तो हमारे पास भी नहीं आ रहे थे। देवराज ने ये सुन सिर झुका लिया और कहा, हमें माफ़ कर दीजिए श्री। सभी आपको दोषी ठहरा रहे थे कि आप में कमी है और आप भी जानती हैं कि हम आपके खिलाफ कुछ भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें माफ़ कर दीजिए जो आपसे इतने दिन दूर रहे। हम वादा करते हैं कि अब आपसे एक पल भी दूर नहीं होंगे। जयश्री मुस्कुरा दी और उनके सीने से लग गई। देवराज ने भी उसे बाहों में भर लिया। वो दिल्ली के बारे में भूल गया। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और देवराज का अपने बच्चे के लिए प्यार बढ़ने लगा। वो एक बेटी चाहते थे। तेजस भी बेटी ही चाहते थे। देवराज के भाई स्वराज की पत्नी भी माँ बनने वाली थी। घर में दो दो खुशियाँ आने वाली थी जिसका इंतज़ार सभी को था। 8 महीने पूरे हो चुके थे। जयश्री अब ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। वैसे तो देवराज हर वक्त उनके साथ होते थे, लेकिन आज वो किसी ज़रूरी मीटिंग के कारण बाहर गए थे। तभी एक नौकरानी ने आकर कहा, रानी साहब, कोई काव्या नामक औरत आई है। वो कह रही है कि उन्हें राजा साहब से मिलना है। जयश्री, उन्हें यहीं भेज दीजिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली गई। कुछ देर में काव्या उनके सामने थी। काव्या को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो भी माँ बनने वाली है। जयश्री ने उसे बैठने को कहा। जयश्री ने कहा, जी कहिए, आप कौन हैं? काव्या ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, तुम कौन हो? मैं यहाँ देवराज से मिलने आई हूँ। देवराज का नाम सुन जयश्री ने उसे घूरते हुए कहा, तहजीब से बात करिए मोहतरमा। देवराज यहाँ के राजा हैं, ना कि कोई राह चलते मामूली आदमी। आपको उनका नाम लेने का कोई भी हक नहीं है। और जहाँ तक बात रही हम कौन हैं, तो हम यहाँ की छोटी रानी हैं, जयश्री, देव की पत्नी। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि देवराज विवाहित हैं। काव्या ने सिर झुकाकर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए रानी साहब, हम काव्या हैं। जयश्री ने कहा, कौन काव्या? हमने तो किसी काव्या का जिक्र नहीं सुना देव से। काव्या ने कहा, सुनेंगी भी कैसे? ऐसी बातें कोई भी पति अपनी पत्नी से नहीं करता। जयश्री, साफ साफ कहिए। काव्या ने कहा, मैं राजा साहब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उन्होंने दिल्ली में मेरे साथ। आगे वो कुछ नहीं बोली। वहीं काव्या की बात सुन जयश्री चौंक गई। उसने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, क्या कह रही हैं आप? हम कैसे मान लें कि आप सच कह रही हैं?
काव्या ने अपना फ़ोन निकाला और कुछ तस्वीरें निकालकर उसके सामने कर दी। उसमें वो देवराज के साथ बेहद करीब थी। सब तस्वीरों को देख जयश्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। काव्या जयश्री के पास आई और बोली, रानी साहब, हमें यहाँ पनाह दे दीजिए। मुझे तो मेरे माँ बाप ने छोड़ दिया। रानी साहब, हम वादा करते हैं कि हम आपके पति के करीब नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे को एक पहचान दे दीजिए, वरना आप तो जानती ही हैं कि नाजायज़ बच्चे को ये दुनिया किन नज़रों से देखती है। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हमें तो ये दुनिया ताने मार मार कर मार डालेगी। जयश्री को देवराज पर उनकी हरकत पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उसने काव्य से कहा, आज से आप यहाँ की रानी हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना बोल जयश्री ने अपने बैग में कुछ कपड़े रखे और बाहर निकल गई। वहीं पीछे खड़ी काव्या कुटिलता से मुस्कुरा दी। नीचे जाते ही जयश्री का सामना देवराज से हो गया। देवराज उसे देख बोले, श्री, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मना किया है ना आपको नीचे आने से। जयश्री ने उनकी बात को नज़रअंदाज करके उनके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। देवराज हैरानी से उसे देखने लगे। तेजस और सुमित्रा अपने कमरे से बाहर आए। जयश्री ने कहा, नफरत है हमें आपसे। आपका हम पर और हमारी संतान पर कोई हक नहीं है। आप रहिए अपनी महबूबा के साथ। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। देवराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक नौकरानी से पूछा, क्या हुआ रानी साहब? उसने कहा, हमें कुछ भी नहीं पता राजा साहब, बस एक औरत आई थी। देवराज, कौन? नौकरानी, काव्या। काव्या का नाम सुनते ही देवराज हैरान रह गए। उन्हें दिल्ली वाली रात याद आ गई। तेजस ने जब देवराज से काव्या के बारे में पूछा तो देवराज ने उन्हें सब बता दिया। सब कुछ सुनकर सुमित्रा और तेजस उनसे खफा हो गए। देवराज सीधा अपने कमरे में गए और वहां बेड पर काव्या आराम से बैठी फ्रूट खा रही थी। जब काव्या की हालत देखी तो समझ गए कि जयश्री क्यों गई है। काव्या उन्हें देखकर बोली, आप तो मुझे वहां छोड़कर भाग आए। देवराज, देखो तुम्हें जितने भी पैसे। काव्या ने उन्हें टोकते हुए कहा, राजा साहब, हमें तो हमारे बच्चे को पहचान देनी है ताकि कोई उसे नाजायज ना कहे। देवराज जाने लगे, लेकिन तभी रुके और बोले, तुम्हारे लिए दूसरा कमरा तैयार कर दूंगा, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या सिर हिलाकर चली गई। देवराज सीधा अजय के पास गए और जयश्री के बारे में पता लगाने को कहा। कुछ दिनों बाद उन्हें पता लगा कि जयश्री अपनी किसी सहेली सीमा के साथ शिमला चली गई है। ये खबर जैसे ही देवराज को पता चली, उन्होंने अजय से कहलवाकर उनकी सुरक्षा के लिए अपने कुछ आदमियों को भेज दिया। जब उन्हें पता चला कि उसे बेटी हुई है तो वो देखने जाना चाहते थे, लेकिन वहीं काव्या को भी उसी दिन बेटी हुई थी। इसी दौरान सुमित्रा जी का देहांत हो गया। तेजस की भी तबीयत खराब रहने लगी। जब उनका भी देहांत हो गया तो काव्या को पता चला कि तेजस की बनाई वसीयत के मुताबिक उसका सब कुछ आद्रिका के नाम पर हो जाएगा। जब वो 22 साल की हो जाएगी तब तक सब कुछ जयश्री का रहेगा। सब कुछ याद कर देवराज ने कहा, श्री, अब आप आ गई हैं तो ना तो हम आपको और ना ही अपनी बच्ची को जाने देंगे। बहुत साल दूर रहे, लेकिन अब और नहीं। अगर काव्या या उसकी बेटी ने मेरी ज़िंदगी में दखल दिया तो मैं सारा लिहाज छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह 5 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका सुकून से सो रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और देवराज अंदर आए। वो आद्रिका की तरफ बढ़ गए। आद्रिका के पास बैठकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। आद्रिका ने भी नींद में ही हाथ पकड़ लिया और अपनी दोनों हथेलियों के बीच कर लिया। ये देख देवराज बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने दूसरे हाथ से उसका गाल सहलाया और कहा, महादेव ही जानते हैं कि इस पल को हमने कितना इंतजार किया है। फिर उन्होंने उसका माथा चूम लिया। वहीं ये सब कमरे के बाहर खड़ी काव्या देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने मन ही मन कहा, आज तक मेरी आंचल के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं किया जो इनके करीब रही, बल्कि उल्टा इस लड़की के साथ कर रहे हैं। लेकिन मैं भी काव्या गोयल हूँ, इतनी आसानी से अपनी बाजी पलटने नहीं दूंगी। रानी तो आंचल ही बनेगी। काव्या वहां से चली गई। देवराज ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वाया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद वहां जयश्री आ गई। जयश्री ने उसका सर सहलाया और कहा, माफ़ करना बेटा, तुझसे बहुत कुछ छुपाया है और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी मुझे माफ़ कर देगी। बस अब जल्द से जल्द यहाँ सब ख़त्म कर दूँ और फिर हम दोनों वापस शिमला चले जाएंगे। इतना बोल वो भी उसका माथा चूम कर वहाँ से चली गई। उनके जाने के तुरंत बाद आद्रिका ने आंखें खोल ली। वो उठकर बैठ गई और बोली, ये हो क्या रहा है? वो आदमी कौन है? और माँ ने ऐसा भी मुझसे क्या छिपाया है?
उस आदमी के स्पर्श से अभी तक मुझे गलत एहसास नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अपनापन मिला। जैसे जैसे किसी अपने ने आशीर्वाद दिया हो। लेकिन है कौन वो? और माँ ने मुझे उनसे दूर रहने को क्यों कहा है? अगर माँ से पूछा तो वो तो नहीं बताएंगी। इनसे ही पूछ लूँ या फिर उस लेडी से जो जूलिया को गले से लगा रही थी। लेकिन एक मिनट, जूलिया यहाँ क्या कर रही है? मैंने कल अनु को नहीं बताया। अनु को बताती हूँ, शायद वही कुछ समझा दे। आद्रिका इतना बोलकर उठी और जैसे ही फ़ोन ढूंढने लगी, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कमरा खुला ही था। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने जूलिया खड़ी थी। जूलिया को देख आद्रिका ने अपने सीने पर हाथ बांधकर कहा, क्या चाहिए? जूलिया उसके कमरे के अंदर आते हुए बोली, अर्नव। आद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, वो कोई चीज़ नहीं है जो तुमने कहा और हाजिर हो गई। इंसान है वो, और एक बात ये कि वो मुझसे प्यार करते हैं, ना कि तुमसे। जूलिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, वो शुरू से ही मुझसे प्यार करता था, लेकिन तुमने तुमने उसे अपनी जाल में फंसा लिया और इसके आगे वो कुछ भी बोलती। पीछे से अजय आ गया। उसने आद्रिका को देख सिर झुकाकर कहा, माफ़ करिएगा राजकुमारी साहब, आपके बिना इजाज़त लिए आ गए। आद्रिका कुछ न कह सकी। फिर अजय ने जूलिया से कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आपको राजा साहब छोटी रानी साहब के कमरे में बुला रहे हैं। जूलिया ने अजय को घूरते हुए कहा, मुझे आद्रिका से बात करनी है। अजय सिंह ने थोड़े सख्त लहजे में कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आपको कोई हक नहीं है बड़ी राजकुमारी साहब को नाम से बुलाने का। शायद आप भूल रही हैं कि होने वाली रानी है वो, और आप राजा साहब के आदेश को टाल नहीं सकती। जूलिया ने गुस्से से कहा, तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसकी माननी चाहिए या नहीं? तभी उसके हाथ में पकड़ा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि देवराज का मैसेज है, जिसमें लिखा था कि वो बिना कोई नखरा किए आए। जूलिया ने एक नज़र घूरकर आदिका को देखा और फिर अजय को देखकर वहाँ से चली गई। अजय भी वहाँ से चला गया। आदिका बेड पर बैठी खुद से बोली, ये क्या था? वहीं दूसरी तरफ काव्या के कमरे में देवराज जूलिया का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में जूलिया आई और बेड पर बैठ गई। उसने पूरी तरह से देवराज को नज़रअंदाज किया। देवराज ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम्हारे कारण हमारी राजकुमारी को छोटी सी भी तकलीफ हुई तो महादेव की सौगंध यहीं कब्र बना दूंगा। मुझे तुम दोनों श्री और राजकुमारी के पास दिखने नहीं चाहिए, और अपना ये शातिर दिमाग तो उससे दूर ही रखना। इतना बोल वो जैसे ही जाने लगे, जूलिया ने कहा, क्यों मानूं मैं आपकी बात? लगते कौन हैं आप मेरे? अब ये तो मत ही कहिएगा कि आप बाप हो मेरे, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं हो। आप ना सिर्फ उस आद्रिका के बाप हो। आज तक कभी मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखा है? कभी मेरी इच्छाएं पूरी की हैं? देवराज ने उसे टोकते हुए कहा, मैंने अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाए हैं तुम्हारे प्रति आंचल, और ये बात मेरा भगवान जानता है। तुम्हारे कुछ कहने से पहले ही तुम्हें तुम्हारी सोची हुई चीज़ें मिल जाती थी। जब भी तुम किसी प्रतियोगिता को जीतती थी तो तुमसे ज़्यादा खुशी मुझे होती थी। हाँ, मैंने आज तक तुम्हें नहीं दिखाया, लेकिन मैं तुम्हें भी अपनी बेटी होने के पूरे हक देता हूँ। वो बात अलग है कि आद्रिका से हमारा लगाव अलग है, क्योंकि वो हमसे दूर रही। उनके सिर पर कभी भी उनके बाप का हाथ नहीं रहा। उनकी ख्वाहिशें अधूरी रह गई, लेकिन वहीं आप हमारे करीब थी। आपके सिर पर हर पल हमारा हाथ था, और आपकी ख्वाहिशें हर वक्त हमने पूरी की हैं। हर वक्त आपको लोगों की गिद्ध जैसी नज़रों से बचाया है। जिसने भी आज तक आपको गलत नज़रों से देखा है, उसकी आंखें निकाल चुके हैं हम। हमने आज तक अपना प्यार आपसे नहीं जताया। इसकी वजह सिर्फ एक है, और वो है काव्या। काव्या के कारण मैं अपनी पत्नी से दूर हुआ। जानता हूँ ये कोई वाजिब कारण नहीं है, लेकिन तुम भी अपनी माँ के ही नक्शे कदम पर चलती हो। क्या तुम आज तक उदयपुर में किसी से भी इज्जत से पेश आई हो? ये सुनकर जूलिया ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, हर वक्त हर इंसान से आप बदतमीजी से पेश आई हैं। तो अब ये मत कहिएगा कि हमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, जबकि आपने अपनी बेटे होने की जिम्मेदारियां नहीं निभाई। हमने कभी भी आपकी नज़रों में अपने लिए इज्जत नहीं देखी, हर वक्त गुस्सा देखा है। तो आप हमसे अच्छाई की उम्मीद क्यों करती हैं? लेकिन फिर भी हमने कभी भी आपको बुरा नहीं चाहा। अब हम यही कहेंगे कि आप आद्रिका से दूर रहिएगा, वरना सारा लिहाज भूल जाएंगे। जूलिया कुछ नहीं बोली, बस शांत रही। अगर इतना ही प्यार है आपको आंचल से, तो रानी आप उस आद्रिका को क्यों बना रहे हैं, जबकि दोनों एक ही उम्र की हैं? देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं,
चाहे दोनों एक ही दिन पैदा हुई हों, लेकिन फिर भी आद्रिका आंचल से 2 घंटे बड़ी है। और वैसे भी ये इच्छा हमारे पिताजी की थी और हम उनकी इच्छा अनुसार ही सब करेंगे। इतना बोल देवराज चले गए। कुछ देर में जूलिया भी चली गई। काव्या बेड पर बैठकर बोली, रानी तो आंचल ही बनेगी। आद्रिका जूलिया और अजय के जाने के बाद अपना फ़ोन लेकर अर्नव को फ़ोन लगाती है, लेकिन अर्नव फ़ोन नहीं उठाता। उसे लगता है कि वो उठा नहीं होगा, तो उसने दोबारा नहीं किया। आद्रिका फिर नहाने चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में जूलिया किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में देवराज की बातें ही घूम रही थी। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उस आद्रिका को उनके दिल में जगह नहीं लेने दूंगी। वो सिर्फ मेरे पिता हैं। इतना बोल वो उठी और नीचे चली गई। नीचे आकर वो सीधा किचन में गई। उसे किचन में देख नौकरों ने सिर झुका लिया। धीरज ने कहा, छोटी राजकुमारी साहब, आप यहाँ? अगर कोई काम है तो मुझे बुला लिया होता। जूलिया, नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तुमसे ये पूछना था कि राजा साहब को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? धीरज, जी, सूजी का हलवा। जूलिया ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मुझे उसका सारा सामान यहाँ काउंटर पर चाहिए 15 मिनट में, और उसके बाद सब बाहर जाएं। धीरज, लेकिन राजकुमारी जी। तभी उसकी नज़रें जूलिया की नज़रों से टकराई, जो कि उसे घूर रही थी, तो उसने नज़रें झुकाकर बाकी नौकरों को सामान काउंटर पर रखने का इशारा किया। जूलिया ने फिर फ़ोन लिया और यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी हलवे को बनाने की। जब सारा सामान काउंटर पर आ गया तो वो हलवा बनाने में जुट गई। वहीं दूसरी तरफ आद्रिका बालकनी में बैठी नीचे गार्डन देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि अर्नव का फ़ोन है। ये देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने झट से फ़ोन उठा लिया। अर्नव, सॉरी आरू, मैं पहले फ़ोन नहीं उठा पाया। फ़ोन साइलेंट पर था। आद्रिका, कोई बात नहीं, कैसे हो तुम? और सिया कैसी है? अर्नव, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सिया तो बहुत रोई। आद्रिका घबरा कर, क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अर्नव मुस्कुराते हुए, उसे उसकी एंजल के जाने का दुख था कि उसे बिना मिले चली गई। बात करोगी उससे? आद्रिका, हाँ, करवाओ। अर्नव फिर फोन अपने सामने दूध पीती सिया को दे देता है। आपकी एंजल। ये सुनते ही सिया दूध को छोड़ फोन को पकड़ लेती है और कान से लगा लेती है। सिया, हेलो एंजल, आप बिना मुझे बताए और मिले चले गए। वेरी बैड। आपको पता है मैं आपसे कितनी नाराज़ हूँ। आप बहुत बुरे हो। ऐसे कोई जाता है? अब आप बताओ मैं किसके साथ खेलूंगी? आद्रिका हंसते हुए, सॉरी मेरा बच्चा, आप फिक्र ना करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फिर हम दोनों बहुत ज़्यादा खेलेंगे। सॉरी, माफ़ कर दो अपनी एंजल को। सिया, ठीक है, किया माफ़। फिर थोड़ी देर बात करके सिया फ़ोन अर्नव को पकड़ा देती है। अर्नव फ़ोन लेकर खिड़की के पास चला जाता है और फिर बात शुरू करता है। अर्नव, कैसी हो? आद्रिका, तुम्हारे बिना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। अर्नव झट से, तो वापिस आ जाओ। आद्रिका हंसते हुए, वापिस आ जाओ? वाह, अगर इतना ही आसान होता तो मैं आती ही ना। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। जब से आई सब कुछ अजीब सा ही है। इतना बोल आद्रिका उसे सब बताती है, जूलिया के बारे में भी। जूलिया के बारे में सुनकर अर्नव को गुस्सा आ गया। अर्नव, आरू, जूलिया से तुम दूर रहना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें चोट पहुंचाए। आद्रिका, ठीक है। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जहां पर देवराज अभी अभी आए थे। देवराज को देख आद्रिका जल्दी से बोलती है अर्नव को, अनु, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। अर्नव ने कहा, ओके, टेक केयर, लव यू। आद्रिका बिना कुछ बोले फ़ोन काट देती है। आद्रिका देवराज से हड़बड़ाकर बोली, आप यहाँ? तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि अर्नव का है। उसने फ़ोन काट दिया और अपनी नज़रें देवराज पर अटका दी। लेकिन फिर फ़ोन बज उठा। अर्नव का ही था। उसने काट दिया। फिर से बजा। अब आद्रिका को खींच चढ़ रही थी। उसने फिर से काट दिया। ये सब देवराज ध्यान से देख रहे थे। एक बार फिर से बजा तो देवराज ने कहा, उठा लीजिए, कोई बेसब्र है आपसे बात करने को। आद्रिका ने देवराज को झूठी मुस्कान दी और बालकनी में जाकर कॉल उठा लिया। आद्रिका ने खींचकर कहा, क्या हुआ अनु? अर्नव ने मुंह बनाकर कहा,
तुमने मेरी लव यू का जवाब नहीं दिया और अब ऊपर से फ़ोन काटे जा रही थी। आद्रिका ने सिर पीट लिया ये सुनकर। आद्रिका ने कहा, तुम सिया को कैसे संभालते हो जबकि खुद एक बच्चे हो। लव यू टू, अब बाय। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया और जैसे ही कमरे में जाने लगी फ़ोन फिर से बज उठा। उसने खींच कर उठाया और कहा, अब क्या है? अर्नव ने मासूमियत से भरी आवाज़ में कहा। ये तो बताती जाओ, नेक्स्ट फ़ोन कॉल कब करोगी? आद्रिका ने खींच कर कहा, जब फ्री हो जाऊंगी। अब अगर फ़ोन किया ना तो बात नहीं करूंगी। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। वो शांत हुई और फिर कमरे में गई। कमरे में देवराज बेड के खाली जगह पर एक टेबल लगवा रहे थे नौकरों से। ये देख, वो बोली, ये सब? देवराज उसकी तरफ घूमे और बोले, आपकी परीक्षाएं चल रही थी ना शिमला में, और आप यहाँ आ गई, तो अब आप यहीं से अपनी परीक्षाएं देंगी, यहाँ की ब्रांच से। आपके कॉलेज वालों से हमने बात कर ली है। आपकी अगली परीक्षा परसों है, तो अब आप उस परीक्षा की तैयारी करिए। हम नहीं चाहते कि यहाँ आने से आपका एक साल बर्बाद हो जाए। ये सुन आद्रिका बोली, लेकिन माँ, देवराज ने उसे टोकते हुए कहा, आपकी माँ से हमने बात कर ली है। आप बेफिक्र होकर परीक्षा दीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो बता दीजिएगा। आद्रिका बोली, लेकिन मेरी बुक्स शिमला में हैं। देवराज ने कहा, किताबों की फिक्र न करें, वो हमने मंगवा ली हैं। आद्रिका ने सिर हिला दिया। देवराज जाने लगे, लेकिन फिर रुककर बोले, आप हमारी एक बात मानेंगी? आद्रिका ने कहा, क्या? देवराज ने कहा, हमें सूजी का हलवा बहुत पसंद है और हम आपके हाथ का खाना चाहते हैं, बना देंगी? आद्रिका मुस्कुराते हुए, अरे, आपकी और हमारी पसंद कितनी मिलती है। मुझे भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ अपनी माँ के हाथ का। देवराज ने धीमी आवाज में कहा, हमें भी। आद्रिका सुन नहीं पाई, लेकिन उसे इतना पता लग गया कि देवराज ने कुछ कहा है, तो उसने पूछा, कुछ कहा आपने? देवराज ने हड़बड़ाहट में कहा, हाँ, वो यही कह रहे थे कि आप बना देंगी। आद्रिका, जी बिल्कुल। देवराज मुस्कुराते हुए चले गए। आद्रिका कुछ देर बाद किचन में चली गई, जहाँ से जूलिया जा चुकी थी। उसका बनाया हलवा किचन में एक तरफ रखा हुआ था, लेकिन वो आद्रिका ने नहीं देखा। वहाँ नौकर काम कर रहे थे। उसे देख धीरज ने कहा, बड़ी राजकुमारी साहब, आप यहाँ? आद्रिका इधर उधर देखने लगी और फिर धीरज से कहा, आपने हमें बुलाया? धीरज ने हाँ में सिर हिलाया, तो आद्रिका ने सिर झटक कर कहा, हाँ, वो सूजी का हलवा बनाना है तो सारा सामान काउंटर पर चाहिए। ये सुनकर धीरज ने कुछ कहना चाहा, तभी उसे देवराज की बात याद आ गई कि उसे आद्रिका का कहा मानना है बिना कुछ कहे। तो उसने सभी नौकरों को इशारा किया। कुछ देर में सामान काउंटर पर था। वो हलवा बनाने लगी। जब धीरज ने उसके हलवा बनाने का तरीका देखा तो मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन बोला, जैसे सालों पहले रानी साहब बनाया करती थी, बिल्कुल वैसा ही तरीका है राजकुमारी साहब का भी। थोड़ी देर बाद वो हलवा लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे धीरज ने बताया था कि ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। जूलिया भी अपना हलवा लेकर वहीं चली आई। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और नजरें फेर ली। कुछ देर में वहां देवराज और काव्य आ गए। देवराज ने जब आद्रिका को देखा तो मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर में जयश्री भी आ गई। जयश्री को देख वो सीधा देवराज की कुर्सी के साथ बैठ गई और उसने दूसरी तरफ बैठने को जूलिया को इशारा किया, तो वो आकर बैठ गई। जयश्री ने बिना कुछ कहे देवराज के सामने वाली हेड कुर्सी के बगल में बैठ गई। अब हालात ये थे कि देवराज हेड कुर्सी पर बैठे थे। उनके दाईं तरफ जयश्री थी और बाईं तरफ जूलिया, और दूसरी हेड कुर्सी की दाईं तरफ जयश्री बैठी थी। आद्रिका भी खड़ी ही थी। तो देवराज ने कहा, आद्रिका, दीजिए अपना सूजी का हलवा। आद्रिका जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी, देवराज की बगल में बैठी जूलिया ने उनकी प्लेट में अपना हलवा परोसते हुए कहा, अरे डैड, आप मेरा बनाया हुआ हलवा खाइए, आप सब भूल जाएंगे। ये देख काव्या के होंठों पर विजयी मुस्कान थी और आद्रिका के कदम रुक गए। जयश्री ने एक नज़र देवराज पर डाली और अपना खाना परोसने लगी। देवराज ने एक नज़र जूलिया के बनाए हुए हलवे पर डाली, जो कि दिखने में ठीक ठाक लग रहा था। उन्होंने चम्मच लिया और जैसे ही हलवा उनके मुंह में गया वो खांसने लगे। ये देख जयश्री जल्दी से अपनी कुर्सी से उठी और देवराज की तरफ दौड़ी। आद्रिका भी दौड़ी। जयश्री उनकी पीठ सहलाने लगी और आद्रिका ने उन्हें पानी पिलाया। वहीं दोनों माँ बेटी काव्या और जूलिया बस देख रही थी कि हो क्या रहा है।
थोड़ी देर बाद देवराज की स्थिति सही हुई तो उसने जूलिया से कहा, आपने ये हलवा चखा था? उसने ना में सिर हिला दिया। जयश्री ने उसका हलवा चखा तो झट से पानी पिया और कहा, कभी खाया भी है? फिर से जूलिया ने ना में सिर हिला दिया। जयश्री ने कहा, तो आपको बता दिया जाए कि सूजी का हलवा मीठा होता है, ना कि नमकीन, और ये नमकीन है। ये सुनकर जूलिया ने सिर झुका लिया और काव्या ने अपना सिर पीट लिया। असल में जब जूलिया हलवा बना रही थी तो वहाँ नमक के डब्बे के साथ चीनी का भी डब्बा पड़ा था। उसका ध्यान यूट्यूब पर चल रही वीडियो पर था, तो उसने बिना देखे नमक का डब्बा लेकर नमक डाल दिया और चखा भी नहीं। देवराज ने आद्रिका से कहा, आद्रिका आप अपना हलवा खिलाएं। आद्रिका ने जूलिया के हलवे वाली प्लेट साइड की और दूसरी प्लेट में हलवा डाल दिया। जैसे ही देवराज खाने लगे, जयश्री ने उनका चम्मच पकड़ लिया और कहा, एक मिनट, देखने दीजिए कहीं इसने भी वही गलती ना कर दी हो या फिर मीठा ज्यादा ना हो, फालतू में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। देवराज बस मुस्कुरा दिए। जयश्री ने खाया और कहा, खाइए। देवराज ने जयश्री का झूठा चम्मच ही लिया और उससे खाने लगे। जैसे ही हलवा मुंह में गया वो बस मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में नमी आ गई। ये देख आद्रिका ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना क्या? देवराज, बिल्कुल वैसा बनाए जैसा सालों पहले खाया करता था। थैंक यू बेटा बनाने के लिए। आद्रिका बस मुस्कुरा दी। फिर देवराज ने जूलिया से कहा, आपने भी कोशिश की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन आगे से चख जरूर लीजिएगा और देख कर डालिएगा। जूलिया ने बस सिर हिला दिया। नाश्ता करके सब कमरे में चले जाते हैं। आद्रिका के पास उसकी किताबें आ जाती हैं तो वो पढ़ने बैठ जाती है। वहीं अब पैलेस में आद्रिका और जूलिया के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। देवराज स्टडी रूम में बैठे अपनी और जयश्री की शादी की तस्वीरें देख रहे थे। उनके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान थी और आंखों में नबी। तभी वहां से जयश्री गुजरती है। जब वो स्टडी में देवराज को देखती है तो कुछ सोचकर उनकी तरफ बढ़ जाती है। देवराज की पीठ उसकी तरफ थी तो वो देख नहीं पाए। जयश्री खामोश कदमों से उनकी तरफ बढ़ी। जब उसने पीछे से ही देवराज के हाथों में शादी की तस्वीरें देखी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। जब देवराज को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, उन्होंने अपना चेहरा घुमाया। सामने जयश्री को देख वो झट से खड़े हुए। जयश्री उनके ऐसे पलटने से सकपका गई। वो जैसे ही जाने लगी, देवराज ने उसकी बाह खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपनी बाहें कस दी। पहले तो जयश्री उनकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी, लेकिन फिर वो भी पिघल गई। उसने भी उनकी पीठ पर हाथ रख दिए। ये महसूस करते ही देवराज ने बाहें और ज्यादा कस दी। अब जयश्री के आंसू निकल चुके थे उसकी आंखों से। ये आंसू सालों की दूरी, सालों की नाराजगी थे। उसने जो सब सहा इतने सालों में, वो सब दर्द, गुस्सा और नाराजगी आज आंसुओं के जरिए निकल रहा था। देवराज ने भी उसे शांत नहीं किया। उसने उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। इतने सालों में जयश्री कभी भी नहीं रोई, लेकिन आज देवराज की बाहों ने उसे कमजोर कर दिया। बीते कल की यादें उभर आई थी आज। जयश्री का रोना बढ़ता ही जा रहा था और देवराज की भी बाहें जयश्री पर कसती जा रही थी। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वहीं बाहर खड़ी आद्रिका ये सब देखकर असमंजस में थी। अपनी माँ को किसी और की बाहों में देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों से आवाज टकराई, बाजारू औरत, मेरे पति को मुझसे छीनना चाहती है तुम्हारी माँ। तुम्हें तो यही सब बताया गया होगा ना कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे। अरे जब बाप ही नहीं है तो कैसी राजकुमारी? बस मेरे पति पर जादू चलाकर खुद को यहाँ की रानी बनाने का सोच रही है। पर यहाँ की रानी मैं हूँ और यहाँ की होने वाली रानी मेरी बेटी आंचल। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या खड़ी थी। काव्या वहां से चली गई। आद्रिका के दिमाग में काव्या की बातें घूम रही थी। उसने एक नज़र देवराज और जयश्री को एक दूसरे की बाहों में देखा और वहां से अपने कमरे की ओर चली गई। वहीं दूर से आद्रिका पर अपनी बातों का असर होते देख काव्या मुस्कुरा उठी। उसने खुद से कहा, दोनों माँ बेटी एक जैसी ही हैं, दोनों को ही अपने जाल में फंसाना बहुत आसान है। इतना बोल उसने झटके से अपने बाल पीछे किए और अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ कमरे में आते ही आद्रिका की आंखों के आगे देवराज और जयश्री का सीन आ रहा था और कानों में काव्या की बातें गूंज रही थी। उसने चिल्लाकर अपने कानों पर हाथ रख लिया।
वो बाथरूम में भाग गई। उसने 5-6 बार अपना चेहरा पानी से धोया और बाहर आई तो एक नौकरानी आकर बोली, राजकुमारी साहेब, आप ठीक हैं? आद्रिका अपने सिर को पकड़ते हुए बोली, मुझे 1 कप कड़क अदरक वाली चाय चाहिए। नौकरानी सिर हिलाकर चली गई। आद्रिका अपने बेड पर बैठ गई। वहीं काफी देर रो देने के बाद जयश्री देवराज से अलग हुई। देवराज ने लेकिन उसका सिर सिर्फ अपने सीने से हटाया, उस पर से अपनी बाहें नहीं हटाई। देवराज ने उसके गाल पर आंसुओं को पोंछा और कहा, आपने जितना रोना था रो लिया, अब और नहीं, बस। जयश्री बिना कुछ बोले उनकी बाहों से छूटने की नाकाम कोशिशें करने लगी तो देवराज ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, आप जानती हैं ना कि हमारी बाहों से निकलना कितना मुश्किल है, तो क्यों कोशिश कर रही हैं? ना तो पहले आपको हम अपनी बाहों से निकलने देते थे और ना ही अब निकलने देंगे। जयश्री ने एक नज़र देवराज की आंखों में देखा और फिर नजरें झुकाकर बोली, 12 बजने वाले हैं, मुझे आदि को उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देनी है। देवराज, जरूर दीजिए, लेकिन आज आपसे पहले उनके पिता उन्हें मुबारकबाद देंगे। जयश्री ने बस सिर हिला दिया। तभी घड़ी में 12 बजे और घंटा बज गया। दोनों आद्रिका के कमरे की तरफ गए। आद्रिका अभी अभी गहरी नींद के आगोश में गई थी। देवराज ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा तो आद्रिका की नींद खुल गई। सामने देवराज के साथ जयश्री को देख उसके सामने वापस स्टडी वाला सीन घूम गया। देवराज ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। महादेव करें कि हमारी उम्र भी आपको लग जाए और अपनी जिंदगी में आप हमेशा खुश रहें। आद्रिका बस फीकी तरह से मुस्कुरा दी। जयश्री ने फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूम कर कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची, सदा खुश रहिए और तरक्की करती रहिए, हमारी महादेव से यही दुआ है। यह कहकर उसने फिर से उसका माथा चूम लिया। फिर आद्रिका ने कहा, माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। जयश्री ने सिर हिला दिया और दोनों वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जूलिया के कमरे में काव्या आई थी उसे विश करने और साथ में केक लाई थी। जूलिया जाग ही रही थी। काव्या ने आगे बढ़कर कहा, हैप्पी बर्थडे राजकुमारी। जूलिया ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, राजा साहेब कहाँ हैं? काव्या ने केक बेड पर रखते हुए कहा, वो आज उस जयश्री की बेटी का भी जन्मदिन है तो उसके साथ उसे विश कर रहे हैं। उन्हें तू छोड़, तू ये केक काट। जयश्री की बेटी ने तो केक भी नहीं काटा। जूलिया ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसे उसके बाप ने मुबारकबाद तो दी है ना। ये सुनकर काव्या शांत हो गई। जूलिया ने केक दूसरी तरफ सरका कर कहा, मुझे ये केक नहीं काटना। इतना बोल उसने कंबल से खुद को ढक लिया और लेट गई। काव्या बिना कुछ कहे केक वापस ले गई। अगले दिन पूरे पैलेस में सजावट हो रही थी। जूलिया को भी देवराज ने विश कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जयश्री जैसे ही आद्रिका से बात करना चाहती थी, आद्रिका उन्हें बोलने ही नहीं देती, जिससे साफ दिख रहा था कि वो उन्हें इग्नोर कर रही थी। ये देख काव्या बहुत खुश हुई थी, लेकिन देवराज ये देख परेशान हो उठे। जयश्री अपने कमरे में बैठी आद्रिका के व्यवहार के बारे में सोच रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन पर किसी का मैसेज आया था। मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने खुद से कहा, मैं आदि को यहाँ की रानी बनने नहीं दे सकती, वरना अनर्थ हो जाएगा। शाम 5 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका पार्टी के लिए तैयार हो रही थी और बार बार अपने फोन की तरफ देख रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। फोन पर अनु नाम फ्लैश कर रहा था। ये देख आद्रिका ने अपना ईयरिंग टेबल पर रखा और फोन उठाकर कॉल उठा लिया। अर्नव, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। आद्रिका नकली नाराजगी से, अब याद आया आपको? अर्नव सोती हुई सिया को देखते हुए, सॉरी, वो असल में सिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो पूरा दिन उसी की देखभाल कर रहा था। अब जाकर उसका बुखार उतरा है तो तुम्हें कॉल लगाया है। आद्रिका, क्या? सिया ठीक तो है ना? आप जो बाहर खाना खाने जाते हैं उसी के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी है। घर का खाना तो आपको पचता ही नहीं है। खाम खा मेरी सिया को बीमार कर दिया। अर्नव अपने शब्दों पर जोर डालते हुए, मेरी सिया? मिस आद्रिका शर्मा, आपका सिर्फ अर्नव सिंह शेखावत है और कोई भी आपका नहीं है, सिया भी नहीं। आद्रिका ने यह सुनकर सिर पीट लिया और मन ही मन कहा, महादेव, इतना पजेसिव इंसान ही मिला था क्या आपको मेरे लिए? आद्रिका ने फिर अर्नव से कहा,
अनु, सिया भी मेरी है और आप भी। अर्नव गुस्से से बोला, नहीं, मैं तुम्हें किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा, समझी तुम? आद्रिका झल्लाकर बोली, ठीक है। अर्नव शांत होकर बोला, सॉरी, ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया ना। आद्रिका ने सिर्फ कहा। अर्नव ने फिर बात को पलटते हुए कहा, अच्छा, कोई पार्टी वार्टी नहीं है क्या? आद्रिका ने मुंह बनाते हुए कहा, है। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, मतलब ना कोई जान ना कोई पहचान, और यहाँ मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ। काफ़ी अजीब है। अर्नव, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, वो जूलिया ने कुछ कहा तो नहीं ना तुम्हें? आद्रिका, नहीं, पर सुबह से ऐसे घूर घूर कर देख रही है जैसे मैंने पता नहीं उसका क्या छीन लिया हो। अर्नव, तुम उसे इग्नोर करो। फिर थोड़ी देर बात करके आद्रिका फ़ोन काट देती है। कुछ देर बाद वो अच्छे से तैयार हो जाती है। आज वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। देवराज ने उसे ग्रे कलर का ऑफ शोल्डर गाउन दिया था जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने बालों का बहुत प्यारा सा बन बनाया हुआ था। गले में उसने एक चेन पहनी हुई थी जो उसे जयश्री ने गिफ्ट की थी। चेन में महादेव का त्रिशूल लटक रहा था। उसने एक नज़र अपने आप को शीशे में देखा और फिर अपनी एक फ़ोटो अर्नव को भेज दी। तभी कमरे में जयश्री आ गई। जयश्री को देख उसने चेहरे को भावहीन कर लिया। जयश्री ने अपनी आंख से उंगली पर काजल लेकर आदिका के कान के पीछे लगाते हुए कहा, किसी की नज़र न लगे मेरी आदि को। आद्रिका ने कुछ नहीं कहा, बस भावहीन चेहरा रखा। ये देख जयश्री ने कहा, क्या हुआ आदि? हम सुबह से देख रहे हैं, आप हमें नज़रअंदाज क्यों कर रही हैं? आप नाराज़ हैं हमसे किसी बात पर? आद्रिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, माँ, हमें किसी चीज़ की कमी है। आद्रिका की आंखों में आंसू जयश्री के दिल पर चुभ रहे थे। उसने प्यार से कहा, ना मेरे बच्चा, लेकिन हुआ क्या, ये सवाल किस लिए? आद्रिका, अगर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जयश्री ने असमंजस में कहा, क्या कहना चाहती हो आदि? साफ साफ कहो। आद्रिका, साफ साफ तो मैंने कल रात देखा उस आदमी की बाहों में आपको, जिनसे आपने हमें दूर रहने को कहा है। क्यों कर रही हैं आप ये सब? मुझे नहीं बनना कहीं की रानी राजकुमारी। मैं शिमला की वही आम लड़की ठीक हूँ। नहीं चाहिए कोई शानो शौकत। उसकी बात सुन जयश्री चौंक गई। उसने कहा, आदि, तुम जो कुछ भी सोच रही हो गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। असलियत में तुम ही हो यहाँ की राजकुमारी। और आद्रिका ने उसे टोकते हुए कहा, माँ, नहीं बनना मुझे कोई राजकुमारी या रानी। तभी कमरे में एक नौकरानी आई और उसने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी साहब, रानी साहब, आप दोनों को राजा साहब नीचे बुला रहे हैं। जयश्री सिर हिला देती है। आद्रिका बिना कुछ कहे अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल जाती है। जयश्री ने मन ही मन कहा, मुझे जल्द से जल्द आदि के मन से ये गलतफहमी निकालनी होगी, वरना कुछ गलत ना हो जाए। फिर वो भी बाहर निकल गई। नीचे सभी मेहमान आ चुके थे। देवराज सभी से मिल रहे थे। काव्या एक जगह जूलिया के साथ खड़ी थी। जूलिया ने भी ग्रे कलर की ही एक लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसे भी ड्रेस देवराज ने ही दी थी। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। वो भी आज खूबसूरत लग रही थी। आद्रिका को आता देख देवराज उसकी तरफ बढ़ गए। देवराज ने उसके आगे अपना हाथ किया तो आद्रिका ने नज़र घुमाकर जयश्री को देखा, जो उसे अपना हाथ देवराज के हाथ में देने का इशारा कर रही थी। आद्रिका ने अपना हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। देवराज फिर जूलिया के पास गए और उन्होंने दूसरा हाथ उसके आगे किया तो जूलिया ने भी हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। फिर देवराज उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर ले गए। अब एक तरफ आद्रिका थी और दूसरी तरफ जूलिया। देवराज ने माइक लिया, खम्मा घड़ी, आप सब यहाँ आए उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज के दिन मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लोगों ने जन्म लिया, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। अगर एक मेरे करीब थी तो दूसरी दूर होकर भी करीब थी। आज उदयपुर की राजकुमारियाँ राजकुमारी आद्रिका देवराज सिंह राठौड़ और राजकुमारी आंचल सिंह राठौड़ का जन्मदिन है। आप सभी सोच रहे होंगे कि आद्रिका कौन है, तो आप सभी को बता दूं कि आद्रिका मेरी पहली पत्नी जयश्री की बेटी है।
वो किसी निजी कारण की वजह से हमसे दूर थी। आंचल को तो आप सभी जानते ही हैं। वेल, आप सभी के दिमाग में एक और सवाल होगा, और वो ये होगा कि आज तक मैंने अपने परिवार में से किसी का भी जन्मदिन नहीं मनाया, तो आज क्यों? आज कुछ खास है। असल में आज मेरी दोनों राजकुमारी जैसी बेटियां 22 साल की हो चुकी हैं, और आज ही उदयपुर की रानी का नाम घोषित होगा। तभी एक आदमी बोला, लेकिन राजा साहेब, रानी कौन होगी, क्योंकि दोनों ही 1 वर्ष की हैं। तभी दूसरा आदमी भी बोला, और बिना राजा के रानी नहीं बन सकती। बाकी सब भी कुछ न कुछ बोलने लगे। तो देवराज ने सभी को शांत करते हुए कहा, आप सभी शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि क्या उसूल हैं रानी और राजा बनने के, और उन्हीं उसूलों पर मेरी बेटियों में से एक बेटी रानी बनेगी। कुछ पलों का विराम लेकर देवराज ने कहा, मैं उदयपुर की रानी की जिम्मेदारी और अपने बिजनेस की जिम्मेदारी देता हूँ आद्रिका सिंह राठौड़ को। आज से और अभी से वो यहाँ की रानी है। ये सुनकर बाकी सब तालियां बजाने लगे, लेकिन वहीं आद्रिका हैरत भरे भावों के साथ खड़ी अपनी माँ को देख रही थी, जिसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव थे। फिर देवराज ने कहा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बिना राजा के रानी अधूरी है, तो परसों आद्रिका की मंगनी है। आप सभी उसमें शामिल जरूर होइएगा। ये सुनकर आद्रिका को एक और बहुत ही जोर का झटका लगा। वहीं काव्या जल भुन चुकी थी। उसने एक गुस्से से भरी नजर जयश्री पर डाली और वहां से चली गई। आद्रिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी देवराज उसके पास आए। उनके हाथ में एक सोने का ताज था जिस पर हीरे जड़े हुए थे। देवराज ने वो ताज आद्रिका के सिर पर सजा दिया। आद्रिका अभी भी हैरत में थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। आद्रिका जयश्री के रूम में थी। उन दोनों ने ही अभी तक कपड़े नहीं बदले थे। आद्रिका के चेहरे पर गुस्से भरे भाव थे। उन्होंने कहा, माँ, मुझे किसी से भी कोई शादी वादी नहीं करनी। तभी वहां एक रोबदार आवाज आई, रानी हैं आप यहाँ की, रियासत को संभालने के लिए आपको शादी करनी ही पड़ेगी आद्रिका। आद्रिका ने पूछे मुड़कर देखा तो देवराज को पाया। आद्रिका उन्हें देखकर चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? आद्रिका के बदले हुए लहजे को देख देवराज हैरान रह गए। उन्होंने सख्ती से कहा, आद्रिका, ये क्या तरीका है भला बड़ों से बात करने का? श्री, आप कुछ भी नहीं कह रही। जयश्री जैसे ही कुछ कहने लगी, आद्रिका बोल पड़ी, आप जैसे मर्दों से ऐसे ही बात करनी चाहिए। फिर अपनी माँ की तरफ रुख करके, माँ, ना तो मुझे यहाँ की रानी बनने में कोई दिलचस्पी है और ना ही किसी से शादी करने में। मैं अर्नव से प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर जयश्री हैरान रह गई, और देवराज भी। आद्रिका वहां से चली गई। देवराज ने जयश्री से कहा, कौन है अर्नव? जयश्री ने कहा, वो असल में शिमला में कुछ दिन पहले घूमने के लिए आया था अपने दोस्तों के साथ। हमारे पड़ोस में रह रहा है। देवराज, आद्रिका को कहो कि भूल जाए वो उसे। जयश्री ने तंज कसते हुए कहा, खुद तो शादी के बाद भी रंगरलियां मना रहे हैं, और अब अगर बेटी किसी से प्यार करती है तो उसे मना कर रहे हैं। देवराज ने खींच कर कहा, गैंगस्टर है वो, और मैं अपनी बेटी किसी गैंगस्टर को नहीं सौंप सकता। देवराज की बात सुन जयश्री हैरान रह गई, क्योंकि वो ये बात नहीं जानती थी कि अर्नव एक गैंगस्टर है। देवराज वहां से चले गए। आद्रिका का कमरा। आद्रिका बालकनी में खड़ी अर्नव को फोन लगा रही थी। तभी अर्नव ने फोन उठा लिया। अर्नव ने बहुत ही प्यार से कहा, हेलो आरू। आद्रिका उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लग गई। उसके रोने की आवाज़ सुन अर्नव परेशान हो गया। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, आरू, आरू, क्या हुआ आरू? सब ठीक तो है ना? आद्रिका, अनु, अनु, वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं किसी और से। ये सुनते ही अर्नव बौखला गया। वो अपनी जगह से उठा और बोला, मैं आ रहा हूँ आरू। जब तक मैं हूं ना, तब तक तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ उदयपुर। इतना बोल उसने फ़ोन काट दिया। आद्रिका ने फिर अपने आंसू पोंछे और कपड़े बदलने चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में देवराज के सामने अजय सिंह खड़ा था। अजय सिंह ने कहा, राजा साहब, वो लड़का मुंबई का गैंगस्टर है। वो शिमला अपनी किसी डील के लिए गया था, और वहां उनकी मुलाकात रानी साहेब से हुई। राजा साहेब, सूत्रों से पता चला है कि काफ़ी क्रूर इंसान है अर्नव सिंह शेखावत। देवराज,
एक ही बात सही है कि वो भी एक राजपूत है, लेकिन हम सिर्फ इस बेस पर अपनी बेटी उसे नहीं सौंप सकते। अजय सिंह, आप लोग मंगनी की तैयारियां शुरू करिए। अजय सिंह वहां से चला गया। देवराज किसी सोच में डूब गए। वहीं जयश्री आद्रिका के कमरे में गई और तभी आद्रिका बाथरूम से निकल कर आई। जयश्री को देख उसने मुंह फेर लिया। जयश्री ने आगे बढ़कर उसे बेड पर बैठाया और कहा, कब से चल रहा है ये सब? आद्रिका ने कहा, जब वो आया तभी से। जयश्री, तुम उसकी असलियत जानती हो? आद्रिका ने असमंजस में कहा, कौन सी असलियत? जयश्री, यही कि वो एक गैंगस्टर है। ये सुनकर आद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इस बात से अनजान थी। उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा, आप झूठ बोल रही हैं ना माँ? आप झूठ बोल रही हो। जयश्री, ना मेरी बच्ची, वो सच में एक गैंगस्टर है। क्या उसने अब तक तुम्हें अपनी सच्चाई बताई? उसने बताया कि वो क्या करता है? आद्रिका ने ना में सिर हिला दिया। उसे अब रोना आ रहा था। जयश्री, आदि, ना जाने वो कितनी ही लड़कियों के दिल तोड़ चुका होगा। आद्रिका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मां नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये देख जयश्री ने सीधा थप्पड़ मार दिया आद्रिका को। आद्रिका सीधा बेड पर मुंह के बल गिरी। उसका हाथ उसके गाल पर था जिस पर आद्रिका को थप्पड़ पड़ा था। जयश्री ने उसकी बाजू को पकड़ते हुए कहा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? आद्रिका ने दबी आवाज में कहा, आपको शर्म नहीं आई किसी गैर मर्द की बाहों में? उसकी हाजिर जवाबी देख जयश्री ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। जयश्री ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, वो पति है मेरे। ये सुनकर आद्रिका हैरानी से जयश्री को देखने लगी। जयश्री को फिर होश आया। उसने क्या कहा? उसने फिर नर्म भाव से कहा, देख आदि, अभी मेरी छोड़ और अपनी देख। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। अर्नव एक गैंगस्टर है। ना जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया होगा उसने और कितनों को झूठे वादे किए होंगे। वो इंसान जिसने तेरी मंगनी तय की है वो तेरा बाप है, और बाप से बढ़कर कोई भी अपनी बेटी के बारे में भला नहीं सोच सकता। अर्नव को एक बुरा सपना समझकर भूल जा। जयश्री फिर वहां से चली गई। आद्रिका को अभी भी जयश्री की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपना फ़ोन लिया और अर्नव को फ़ोन लगाया, लेकिन अर्नव का फ़ोन बंद आ रहा था, जिसे देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर विश्वास करे। आद्रिका ने मन ही मन कहा, कहीं सच में अर्नव ने मुझे यूज़ एंड थ्रो तो नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन फिर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अर्नव पर भरोसा करे या ना करे। वो बेड पर लेट गई और एकटक सीलिंग को घूरने लगी। वहीं दूसरी तरफ जयश्री अपने कमरे में बहुत ही परेशान बैठी थी। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। मैसेज पढ़कर जयश्री की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने पर्स में फ़ोन डाला और बाहर निकल गई। बाहर निकलकर वो सीधा पार्किंग में गई। ड्राइवर उसे देख बोला, महारानी जी, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? कहीं जाना है क्या? जयश्री ने एक पल सोचा और फिर कहा, नहीं, मतलब हाँ, मुझे जाना है, लेकिन मैं अकेली ही चली जाऊंगी। इतना बोल वो वहां खड़ी एक गाड़ी में बैठ गई। चाबी लगी हुई थी तो जयश्री गाड़ी लेकर चली गई। एक पल के लिए ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जयश्री ने सब बहुत स्पीड में किया था। लेकिन जब ड्राइवर को कुछ समझ आया तो वो भागकर अंदर पैलेस में गया। अंदर जाते वक्त वो अजय से टकरा गया। अजय ने कहा, क्या हुआ रघु? कौन सी मैराथन जीतनी है तुम्हें? रघु साहब, वो महारानी जी अकेली कहीं चली गई हैं गाड़ी में। ये सुनकर अजय की आंखें बड़ी हो गई और वो बोला, कौन सी? रघु, बड़ी महारानी जी। ये सुनकर अजय उल्टे पैर वापस देवराज के पास स्टडी रूम में चला गया। देवराज उसके चेहरे के भाव को देखकर बोले, क्या हुआ अजय, चेहरे पर 12 क्यों बजाए हैं? अजय, महाराज, वो बड़ी महारानी जी कहीं अकेली चली गई हैं। ये सुनते ही देवराज चौंक गए। उन्होंने फिर गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे थे? अजय ने सिर झुका लिया। देवराज ने फिर कहा, सभी आदमियों को काम पर लगाओ और ध्यान रखना ये खबर काव्य के कानों तक ना पहुंचे। अजय सिर हिलाकर चला गया। देवराज चिंतित होकर इधर उधर चलने लगे। वहीं दूसरी तरफ जयश्री बहुत ही तेज गति पर गाड़ी चला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ ही देर में उदयपुर के बाहरी इलाके में आ पहुंची थी। उसने एक तरफ अपनी गाड़ी लगाई और गाड़ी से निकलकर एक दिशा में आगे बढ़ गई।
थोड़ी देर बाद वो एक हवेली के सामने खड़ी थी। हवेली के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सुमित्रा भवन। जयश्री को देख वॉचमैन ने गेट खोल दिया। जयश्री अंदर चली गई। अंदर केयरटेकर ने जैसे ही उसे देखा, अपना सिर झुका लिया। जयश्री बिना कुछ कहे हवेली के अंदर सीढ़ियों के नीचे बने एक कमरे में चली गई। उसने वहां जाकर एक स्विच दबाया तो नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता खुल गया। जयश्री एक गहरी सांस लेकर बेसमेंट में गई। बेसमेंट में जाते ही उसे सामने एक बूढ़ी औरत और एक जयश्री की ही उम्र का आदमी बंधे हुए बहुत ही खराब अवस्था में मिले। दोनों बेहोशी में थे। उन्हें ऐसे देख जयश्री की आंखों से आंसू बह गए। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये महसूस करते ही जयश्री रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बेसमेंट में जाते ही उसे सामने एक बूढ़ी औरत और एक जयश्री की ही उम्र का आदमी बंधे हुए बहुत ही खराब अवस्था में मिले। दोनों बेहोशी में थे। उन्हें ऐसे देख जयश्री की आंखों से आंसू बह गए। वो जैसे ही उनकी तरफ बढ़ने लगी, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ये महसूस करते ही जयश्री रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो काव्या थी। काव्या को देख जयश्री का मन नफरत से भर गया। काव्या, कैसी लगी इनकी ये हालत? जयश्री के चेहरे पर अब बेबसी छा गई। उसने कहा, प्लीज छोड़ दो इन्हें। काव्या ने गुस्से से कहा, इन्हें छोड़ दूं? ठीक है, फिर तुम छुड़वा दो अपनी बेटी से रानी की गद्दी। जयश्री, देखो तुम जानती हो कि मैंने देवराज से कहा था, लेकिन वो नहीं माने तो। काव्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, या तो अपनी माँ, भाई और उस गांव को बचा लो, या फिर अपनी बेटी के लिए रानी की गद्दी को। अब जब तुम्हारी बेटी उदयपुर की रानी बन ही चुकी है तो अब भुगतो। इतना बोल उसने वहां साइड पर टेबल पर पड़ा लैपटॉप ऑन कर दिया। उस पर किसी जगह की फुटेज दिखने लगी लाइव। एक घर को आग लगी हुई थी। ये देख जयश्री चिल्ला पड़ी। नहीं। फिर काव्या ने कहा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं जयश्री, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है। ये सुनकर जयश्री उसे बहुत ही उम्मीदों के साथ देखने लगी। काव्या, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारी बेटी की जगह मेरी बेटी की मंगनी हो जाए परसों, और मेरी बेटी रानी बन जाए। तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का वक्त है। कहो मंजूर है ये डील, या फिर लगा लूँ आग पूरे गांव को और तुम्हारी माँ और भाई को भी। जयश्री, ठीक है, मंजूर है मुझे। काव्या के चेहरे पर यह सुन एक कुटिल मुस्कान आ गई। जयश्री, लेकिन अब आग तो बुझा दो। काव्या, ये आग एक सुनसान इलाके के बंद घर में लगी है, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है और ना ही घर में कोई रहता है। ये सुनकर जयश्री को राहत मिली। काव्या, अब तुम जा सकती हो। ये सुनकर जयश्री अपनी माँ और भाई को देखने लगी तो काव्या उसे खींचते हुए वहां से ले गई। फिर जयश्री और काव्या वहां से पैलेस की तरफ निकल गए। राठौड़ पैलेस स्टडी। अजय देवराज के सामने खड़ा था। अजय, महाराज, महारानी सुमित्रा भवन गई थी। देवराज, इतनी रात गए वहां? अजय, हमने वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि वह आधे घंटे बाद वहां से निकल गई थी। देवराज ने सिर हिला दिया और सोचने लगे कि जयश्री क्या कहने गई होगी। तभी उनकी नज़र अजय के चेहरे पर गई, जिसके चेहरे पर हल्की परेशानी झलक रही थी। ये देख देवराज ने कहा, क्या हुआ अजय, तुम परेशान लग रहे हो? अजय, महाराज, मुझे सुमित्रा भवन में कुछ गड़बड़ लगती है। महारानी का वहाँ ऐसे वक्त जाना। देवराज, मुझे भी गड़बड़ लग रही है अजय। सुमित्रा भवन बाबा साहेब ने माँ साहेब के लिए बनवाया था। वहाँ का वातावरण माँ साहेब को काफ़ी पसंद था, और जब हमने श्री यानी कि आपकी महारानी से विवाह किया था तो सबसे पहले हम वहीं गए थे, क्योंकि पहले तो माँ साहेब और बाबा साहेब ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब हम वापस महल आए तो कभी भी वहाँ नहीं गए। सिर्फ श्री जाया करती थी कभी कभी। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अचानक वहाँ क्यों गई श्री। अजय, सर, मुझे वॉचमैन भी गड़बड़ लगता है। देवराज ने उसे घूरते हुए कहा, अगर लग रहा है तो देरी किस बात की? अपने मन को तसल्ली दो। अजय सिर हिलाकर चला गया। देवराज वहीं बैठ गए। उन्होंने मन ही मन कहा, हो क्या रहा है? वहीं दूसरी तरफ जयश्री आते ही अपने कमरे में चली गई
उसने कमरे को लॉक कर लिया। वो इधर से उधर चलने लगी। उसके मन में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई थी। उसने मन ही मन कहा, हम माँ, भाई और एक पूरे गांव को दांव पर लगाकर अपनी बेटी को रानी नहीं बना सकते। हम इतने निर्दयी तो नहीं, लेकिन अब हमें ऐसा क्या करें कि आदि की जगह मंगनी आंचल की हो जाए। हे महादेव, कोई रास्ता दिखाइए। तभी उसे आद्रिका के साथ हुआ वार्तालाप याद आया। उसने खुद से कहा, अर्णव, आद्रिका और अर्णव के बीच सब हो चुका है। अगर हम अर्णव और आद्रिका को मिला दें तो ये मंगनी कैंसिल और फिर आंचल ही बनेगी यहाँ की रानी। लेकिन नहीं नहीं, हम अपनी बेटी की शादी किसी गैंगस्टर से नहीं करवा सकते। क्या भरोसा कब वो मेरी बेटी को छोड़ दे। क्या करूं मैं। जयश्री को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो आद्रिका की शादी अर्णव से करवाने का सोचती है तो उसे अर्णव के गैंगस्टर होने की बात खलने लगती है, और अगर वो ये ना करे तो मंगनी को रोकने का कोई और ठोस कदम नहीं मिलता उठाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जूलिया अपने कमरे में बैठी मुस्कुराए जा रही थी। तभी कमरे में काव्या आ गई। काव्या उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? यहाँ हम हार गए और तुम हो कि मुस्कुराए जा रही हो? जूलिया मुस्कुराते हुए बेड से उठी। उसने अपनी माँ के हाथ पकड़े और गोल गोल घूमने लगी। ये देख काव्या ने चीखते हुए कहा, रुक रुक रुक, अरे चक्कर आ रहे हैं मुझे, रुक जा मेरी माँ, कौन सा दौरा पड़ रहा है तुझे? जूलिया रुक गई और फिर बेड पर बैठकर हंसने लगी। काव्या ने 1 मिनट अपने आप को संभालने में लगाया और फिर जूलिया से कहा, कौन सा दौरा पड़ गया तुझे? जूलिया ने कहा, खुशी का दौरा। काव्या उसे अजीब भावों से देखने लगी। काव्या, किस बात की खुशी है तुम्हें? इस बात की खुशी कि हम उन माँ बेटी से हार गए? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर हार ऐसी होती है ना तो मुझे हर वक्त हारना है। अरे इस हार में तो मेरी ही जीत है। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जूलिया क्या कह रही है। उसने असमंजस में कहा, तुझे हारना है और हार में जीत कैसे हुई? रानी की गद्दी तो आद्रिका ले गई। जूलिया, रानी की गद्दी गई तेल लेने। ये सुनते ही काव्या की आंखें बड़ी हो गई। अरे इसी रानी की गद्दी के कारण तो उस बेचारी आद्रिका को किसी और से मंगनी करनी पड़ रही है, और अब अर्णव सिर्फ और सिर्फ मेरा। काव्या, कौन अर्णव? जूलिया फिर उसे सब बताती है। सब कुछ सुनकर काव्या के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो बोली, अब तो आद्रिका की शादी अर्णव से ही होगी, चाहे बाढ़ आए या सुनामी। ये सुनकर जूलिया चौंक गई। उसने कहा, माँ, क्या कह रही हैं आप? अर्णव से मैं शादी करना चाहती हूँ। काव्या ने उसे फटकारते हुए कहा, चुप। अर्णव से मैं शादी करना चाहती हूँ, भूल जा अर्णव को और अपनी मंगनी के लिए तैयार रहे। और अगर तूने मेरे प्लान में कोई भी हस्तक्षेप किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूलना मत, माँ हूं मैं तेरी। इतना बोल काव्या बिना जूलिया की बात सुने चली गई। जूलिया ने खुद से कहा, आद्रिका और अर्णव को तो मैं कभी अपने बुरे सपने में भी एक नहीं होने दूंगी। वहीं काव्या के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्या वो तो सिर्फ खुद काव्या ही जानती थी। काव्या ने खुद से कहा, ये अर्नब सिंह शेखावत तो मेरे बहुत ही काम की चीज़ है। इसी की मदद से अब मैं रानी बनूंगी। इतना बोल वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह 7 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका अपने कमरे में बैठी बैठी बार बार अर्नव को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। ये देख आद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, क्या क्या अनु मुझे छोड़ रहा है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या बस उसने मेरा इस्तेमाल किया? क्या माँ सही कह रही है? क्या उसने मेरे साथ खेल खेला? आद्रिका अपने अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने गूगल खोला और अर्नव सिंह शेखावत सर्च किया। कुछ ही देर में उसकी नज़रों के सामने अर्नव के द्वारा किए गए सभी कांड आ गए। लोगों के मर्डर, ड्रग्स, गोल्ड और डायमंड की स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इतने सारे जुर्म देख आद्रिका का दिमाग घूम गया। उसने अपना फ़ोन बंद करके रख दिया। तभी कमरे में एक मेड आई और कहा, रानी साहब, आपको महाराज अपने कमरे में बुला रहे हैं। आद्रिका सिर हिला देती है। फिर वो मेड के साथ देवराज के कमरे में चली जाती है। वहाँ देवराज के साथ जयश्री भी मौजूद थी।
लेकिन जयश्री के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलक रही थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। देवराज ने आद्रिका को अपने पास बुलाया। आद्रिका उनके पास गई। देवराज ने फिर उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, अभी आई थी आप और अभी जा भी रही हैं। अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन आज तक जिन माँ बाप के फर्जों से दूर था, अब उनमें से आखिरी फर्ज निभाने का वक्त आ चुका है। लेकिन ये कभी मत सोचना मेरी राजकुमारी कि अब आप हमारे लिए पराई हो चुकी हैं। इस महल के दरवाजे हर वक्त आपके लिए खुले मिलेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। आद्रिका कुछ नहीं कहती, बस मायूसी से सिर हिला देती है। तभी वहां काव्या और जूलिया भी आ जाती हैं। काव्या, आपने हमें बुलाया राजा साहेब? देवराज ने आराम से लेकिन थोड़ा सख्त होकर कहा, अब हम महाराज हैं ना कि राजा। ये सुन काव्या ने सक पका कर कहा, माफ करिएगा महाराज। फिर देवराज ने आद्रिका के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जी वो असल में हम आज आद्रिका को कुछ उपहार देने लगे थे जिन पर उसका हक है, तो बस हम चाहते थे कि सबके सामने उन्हें दें। काव्या ने मुंह बना लिया और जूलिया बस मायूस आद्रिका को देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी उसकी उदासी के पीछे की वजह। फिर देवराज ने अपनी अलमारी में से कुछ बॉक्स निकाले। वो बक्से बेशकीमती हीरो और मोतियों से जड़े हुए थे। ये देख काव्या हैरान रह गई। उसके मन में लालच आ गया। देवराज ने वो बक्से जयश्री को पकड़ाए। जयश्री ने जब उन बक्सों को देखा तो उसके पीछे की जिम्मेदारी उसे याद आने लगी। उसे याद आने लगा जब वो बक्से उसे मिले थे सुमित्रा की तरफ से। जयश्री ने देवराज की तरफ देखा तो देवराज ने आद्रिका की तरफ इशारा किया। जयश्री ने गहरी सांस ली और पहला बक्सा खोला। उसमें बहुत ही खूबसूरत सोने के कंगन थे। उन पर तरह तरह के मोती जड़े हुए थे। उन कंगनों को देख जयश्री की आंखों में नमी आ गई। उसे वो पल याद आने लगा जब सुमित्रा ने उसे ये कंगन खुद अपने हाथों से पहनाए थे। फ्लैशबैक। जयश्री को महल में आए सिर्फ 2 दिन हुए थे और सुमित्रा जी के साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। जयश्री सुमित्रा जी के कमरे में बैठी थी। सुमित्रा जी ने वही कंगन निकाले। सुमित्रा जी ने उन कंगनों को देखते हुए कहा, बहुरानी, जब मैं आई थी ना इस महल में, तब ये कंगन मुझे मेरी सास यानी यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। मेरी सास बहुत ही कड़क मिजाज की थी। उन्होंने मेरे कई इम्तिहान लिए, फिर जाकर मेरा विवाह आपके महाराजा से कराया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूं, क्योंकि आखिरकार तुम अब यहाँ की रानी साहेब हो। बहुरानी, ये सिर्फ कंगन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी निशानी है जो तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि ये रियासत तुम्हारे हाथ में है। तुम या तो इसे संवार सकती हो या तो बिगाड़। जयश्री ने मन ही मन खुद से कहा, माँ साहेब, हम नहीं जानते हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कुछ भी करने का कोई गलत इरादा नहीं है। हम नहीं जानते कि इसका अंजाम आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपका आशीर्वाद और विश्वास सदा हमारे साथ है। फिर उसने वो कंगन आद्रिका के हाथ में पहनाने शुरू किए। आद्रिका बस शांति से ये सब देख रही थी, लेकिन वहीं काव्या गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी। जयश्री, आदि, ये कंगन मुझे माँ साहेब यानी मेरी सास यहाँ की पूर्व महारानी ने दिए थे। बेटा, इन कंगनों को कहीं गलती से भी सिर्फ कंगन मत समझ लेना, बल्कि ये वो हथकड़ी हैं जो तुम्हें हमेशा इस रियासत राज्य में रखेंगी। इन कंगनों की तरह ये रियासत भी तुम्हारे हाथ में है, या तो संवार लो या बिगाड़ लो। जयश्री ने फिर दूसरा बक्सा खोला। उसमें एक बेशकीमती हीरो से जड़ा हुआ रानी हार था। जयश्री ने बक्सा बेड पर रखा और फिर वो रानी हार आद्रिका के गले में पहना दिया और कहा, बेटा, ये हार जैसे तुम्हारे गले में सजा हुआ है ना, वैसे ही तुम्हें इस रियासत को भी सजाना है। बेटा, ये हार यहाँ के लोगों के कारण ही बना है। मुझे माँ साहेब ने बताया था कि इस हार में जितने भी हीरे और मोती जड़े हुए हैं, उतनी ही एक रानी की जिम्मेदारियां हैं। फिर जयश्री ने अगला बॉक्स खोला जिसमें पायल थी। जयश्री ने पायल का बक्सा आद्रिका को देते हुए कहा, पायल को पायल मत समझना आदि, इन्हें बेड़िया समझना, जो कि तुम्हें यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति से बांध कर रखेंगी। लेकिन हाँ, कभी भी इन बेड़ियों को नेगेटिविटी में मत लेना। फिर जयश्री बाकी के भी बक्से खोलती है।
एक में कमरबंद था, दूसरे में झुमके और तीसरे में मांग का टीका। फिर जयश्री आखिरी बक्सा खोलती है। उसे खोलने पर उसमें एक नथ मिलती है। उस नथ को देख देवराज और जयश्री दोनों ही पुरानी यादों में खो जाते हैं। फ्लैशबैक। देवराज और जयश्री एक मंदिर में थे। जयश्री ने एक लाल साड़ी पहनी हुई थी, बालों का जूड़ा किया हुआ था। देवराज ने भी एक शेरवानी पहनी हुई थी। जयश्री बहुत ही सिंपल और सुंदर लग रही थी। दोनों ही पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। तभी जयश्री की नज़र देवराज के चेहरे पर पड़ी। देवराज के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। ये देख जयश्री बोली, देव, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। देवराज ने ये सुन हड़बड़ाहट में कहा, नहीं श्री, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो भी पूरे मन से। जयश्री, फिर परेशान क्यों हैं? देवराज ने कहा, श्री, तुमने हमारे खानदान का एक भी जेवरात नहीं पहना, उसके बिना हमारे यहाँ शादी अधूरी मानी जाती है। ये सुनकर जयश्री भी परेशान हो गई। जयश्री, देव, अब दोनों ही परेशान हो गए थे। तभी जयश्री ने कुछ सोचकर कहा, देव, आप हमेशा अपने पास अपनी दादी साहेब की नथ रखते हैं, वो भी तो खानदानी जेवरात है, आप वही हमें दे दें, हम वही पहन लेंगे, इससे शादी अधूरी भी नहीं रहेगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, अरे हाँ, मुझे पहले याद नहीं आया, मैं अभी लेकर आया। नथ गाड़ी में होती है तो वो गाड़ी से नथ लेने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी में से नथ लेकर वो मंदिर में आते हैं और फिर वो नथ खुद जयश्री को पहनाते हैं। वो नथ जयश्री पर बहुत जच रही थी। उन पलों को याद कर दोनों जयश्री और देवराज की आंखें भर आई। जयश्री ने वो नथ आद्रिका को देते हुए कहा, आदि, इस नथ को आप हमेशा संभाल कर रखिएगा, क्योंकि इससे हमारी और महाराज की एक गहरी याद जुड़ी हुई है। वहीं इतने सारे जेवरात को देखकर तो काव्या जैसे पागल सी हो गई थी। अगर उसका बस चलता तो अब तक वो आद्रिका से सारे जेवरात छीन चुकी होती। लेकिन देवराज के वहां मौजूद होने से उसने अपने आप को काबू में किया हुआ था। फिर देवराज आद्रिका से कहते हैं, हमें बहुत दुख है कि हम आपके साथ ज़्यादा समय भी नहीं बिता पाए और आप दूसरे घर की होने जा रही हैं। तभी जूलिया ने कहा, क्या बाबा साहेब, इतना खुशी का मौका है, इसे ऐसे गम में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इतना बोल जूलिया आद्रिका के गले लग जाती है। ये देख आद्रिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वहीं देवराज दोनों बेटियों में इतना प्यार देखकर खुश हो जाते हैं। काव्या की भी होंठों पर ये देख एक लंबी मुस्कान थी। वहीं जूलिया ने आद्रिका के कान में धीमी आवाज में कहा, खुशी का ही तो मौका है, आखिरकार अर्नव अब सिर्फ मेरा जो है। फिर वो उससे अलग हो जाती है उसका रिएक्शन देखने के लिए। लेकिन आद्रिका का चेहरा भावहीन होता है, जिसे देख जूलिया के अरमानों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि वो उसे टूटा हुआ देखना चाहती थी। तभी वहां अजय आ गया और बोला, महाराज, एक जरूरी बात करनी थी। देवराज ये सुनकर सभी को वहां से भेज देते हैं। आद्रिका सीधा अपने कमरे में जाती है। जयश्री मंदिर और काव्या और जूलिया भी अपने अपने कमरों में जाती हैं। शाम 6 बजे देवराज हॉल में खड़े बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। ये देख वहां बैठी काव्या ने कहा, क्या हुआ महाराज, कोई आ रहा है क्या? देवराज, जी, आद्रिका के होने वाले ससुराल वाले आ रहे हैं। ये सुन वहां बैठी आद्रिका हैरान रह जाती है। जयश्री भी ये सुनकर परेशान हो जाती है। काव्या जयश्री को कुछ इशारा करती है तो जयश्री उसे पलके झपकाकर आश्वासन दे देती है। उन दोनों के ये इशारे वहां कोई और भी था जो देख रहा था। तभी वहां एक गार्ड आया और बोला, महाराज, राजावत परिवार आया है। देवराज, उन्हें लेकर आओ। कुछ देर बाद वहां एक बूढ़ा आदमी, लेकिन एक रौबदार पर्सनैलिटी रखने वाला, और साथ में एक बूढ़ी औरत, लेकिन चेहरे पर नूर था। उन्हीं के पीछे एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी रखता नौजवान चला आ रहा था। उन्हें देख देवराज के चेहरे पर बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। देवराज ने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत और आदमी के पैर छू लिए। उन्होंने भी उसे आशीर्वाद दिया। उस नौजवान ने भी आगे बढ़कर देवराज, जयश्री और काव्या के पैर छू लिए। फिर वो सब वहां बैठ गए। देवराज ने फिर कहा, श्री, ये हैं, बूढ़े आदमी की तरफ इशारा करते हुए, आनंद राजावत, बाबा साहेब के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये है इनकी पत्नी साधना राजावत, और यह है अंश राजावत, इनका पोता और राजावत इंडस्ट्रीज का मालिक। यही है लड़का।
फिर देवराज आनंद से कहते हैं, बाबा ये है मेरी पत्नी और यहाँ की बड़ी महारानी साहब जयश्री देवराज सिंह राठौड़। ये है काव्या, यहाँ की छोटी महारानी साहब काव्या सिंह राठौड़। ये है जूलिया, हमारी छोटी बेटी आंचल सिंह राठौड़। और ये है आद्रिका, मेरी बड़ी बेटी, यहाँ की रानी साहब और आपकी होने वाली बहू आद्रिका देवराज सिंह राठौड़। जब साधना, आनंद और अंश आद्रिका को देखते हैं तो उसकी सादगी और खूबसूरती में ही खो जाते हैं। अंश को आद्रिका पहली नज़र में ही भा गई थी। आनंद ने कहा, देवराज अब लग रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की तुम्हारी बेटी को चुनकर। साधना ने कहा, जयश्री तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। ये सुन जयश्री बस मुस्कुरा दी। देवराज ने अंश से कहा, अंश बेटे, अगर आपको आद्रिका से कोई सवाल करना हो तो यही कर लें। अंश ने ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं अंकल, कोई सवाल नहीं है। साधना ने फिर कहा, जयश्री और देवराज तुम आद्रिका को लेकर बेफिक्र रहो क्योंकि वो हमारे घर बहू नहीं बेटी बनकर आ रही है। फिर आद्रिका से, आद्रिका बेटा, अंश के माँ बाप की तो एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से लेकर आज तक मैं और इसके दादा ही इसे पाल रहे हैं। बेटा मैं तुम्हें एक बात का यकीन दिलाती हूँ कि अंश तुम्हें किसी भी बात पर निराश नहीं करेगा। आद्रिका बस सिर हिला देती है। उसे इस वक्त बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वो वहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं सकती थी। कुछ देर बाद राजावत परिवार फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर रात को दोनों परिवारों ने मिलकर डिनर किया। अंश और आद्रिका के बीच इतनी बातचीत नहीं हुई, लेकिन अंश मन ही मन आद्रिका को पसंद कर चुका था और वहीं आद्रिका ने अब तक ढंग से उसे देखा भी नहीं था। उसके दिल में तो सिर्फ एक ही शख्स था, अर्नव सिंह शेखावत, जो कि इस वक्त बहुत ही बुरे हालातों में फंसा हुआ था। अगले दिन पूरे महल में मंगनी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। ये सब देखकर आद्रिका को घुटन सी महसूस हो रही थी और वहीं जयश्री ये सोच सोचकर परेशान थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे जूलिया की मंगनी हो जाए। इधर जूलिया तो खुशी से नाच रही थी, लेकिन काव्या भी इस वक्त बहुत परेशान थी। काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बैठी फोन को घूरे जा रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने नंबर देखा और झट से कॉल उठा लिया। सामने वाला आदमी बोला, प्रणाम महारानी साहब। काव्या ने कड़क आवाज में कहा, प्रणाम, कुछ पता लगा? सामने वाले आदमी ने कहा, नहीं महारानी साहब, ना जाने ये छोरा कौन से बिल में छुपा बैठा है। ये खबर तो पक्की है कि वो उदयपुर पहुंच चुका है, लेकिन उदयपुर के किस कोने में है यही पता नहीं चल रहा। पूरे उदयपुर में आदमी फैले हुए हैं लेकिन पता नहीं लग रहा। काव्या ने फिर कड़क आवाज में कहा, देख राजू, मुझे रात तक उस लड़के का ठिकाना चाहिए, वरना शायद तो अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएगा। इतना बोल उसने फोन काट दिया और मन ही मन कहा, कहाँ है तू? अज्ञात स्थान एक गोडाउन जैसी जगह थी। बहुत ही अंधेरा था। वहां चारों तरफ आदमी फैले हुए थे। तभी बाहर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी की आवाज सुनते ही अंदर एक आदमी ने लाइट ऑन कर दी। तभी गोडाउन का शटर खुला और एक शख्स अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही शटर बंद हो गया। वो शख्स कुछ बक्सों के पीछे गया तो कोई वहां बंधा हुआ था और बेहोशी की हालत में था। उस शख्स ने एक आदमी को वहां की लाइट ऑन करने का इशारा किया। लाइट ऑन होते ही उस शख्स का चेहरा दिखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि देवराज था। देवराज का चेहरा भावहीन था। उसकी नजरें सामने कुर्सी पर बैठे शख्स पर थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। देवराज ने एक आदमी को कुछ इशारा किया तो वह आदमी पानी लेकर आया और उसने वो पानी उस शख्स के मुंह पर फेंक दिया। यह महसूस करते ही वह शख्स हड़बड़ाकर होश में आया। उसने अपना सिर उठाया तो सामने अर्नव था। अपने सामने देवराज को देख अर्नव ने कहा, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? देवराज ने एक हाथ से उसका मुंह पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। ये सुनकर अर्नव हंस पड़ा। अर्नव ने कहा, ओ, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे ऐसे यहाँ बांध दोगे तो मैं आरू का पीछा छोड़ दूंगा? गलत फहमी है तुम्हारी मिस्टर देवराज सिंह राठौड़। आरू सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसे तो मैं पाकर रहूंगा। अर्नव की बात सुन देवराज को बहुत गुस्सा आया। उसने सीधा थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ के पड़ने से अर्नव का चेहरा एक तरफ को लुढ़क गया।
उसके गाल पर देवराज की उंगलियों के निशान पड़ गए। अर्णव ने फिर चेहरा उसकी तरफ करके कहा, चाहे थप्पड़ मारो या लात, लेकिन मैं ना तो अपने प्यार से मुकरूंगा ना तो आद्रिका को पाने की जिद से। आद्रिका सिर्फ मेरी है, अब तुम इसे जिद समझो या जुनून, आई डोंट केयर। देवराज ये सुनकर टेढ़ी तरह से मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी आद्रिका को तो तुम तब पाओगे ना जब तुम यहाँ से जा पाओगे। ये तुम्हारी मुंबई नहीं बल्कि हमारा उदयपुर है। यहाँ पर पट भी मेरा, चिट भी मेरा। बिना मेरी मर्जी के यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता और तुम यहाँ से जाना चाहते हो? कभी भी नहीं। कल मेरी बच्ची की सगाई है और फिर 1 हफ्ते बाद शादी। तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। अर्णव ने गंभीरता से कहा, अगर मैं कल मंगली में पहुंच गया तो? उसका सवाल सुन देवराज हंस दिए और बोले, असंभव। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो मैं खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप दूंगा। लेकिन ये असंभव है। अर्णव, वादा करिए कि अगर मैं कल मंगनी में पहुंच गया तो आप आदि का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि राजपूत मर जाएंगे लेकिन कभी अपने वादे से नहीं मुकरेंगे। उसकी बात सुन देवराज एक पल सोच में पड़ गए, लेकिन फिर घमंड से बोले, वादा? लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। अगर कल तुम मंगनी में नहीं पहुंच पाए तो तुम मेरी आदि का पीछा छोड़ दोगे। आखिरकार राजपूत तो तुम खुद भी हो। अर्णव ने सिर हिला दिया। देवराज फिर वहां से चले गए। उन्होंने बाहर आकर अपने आदमी से कहा, इसे पानी का घूंट भी मत देना और हाँ, यहाँ से एक आदमी भी नहीं हिलना चाहिए। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, जी महाराज। देवराज वहां से चले गए। वहीं अर्णव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं क्या पागल दिखता हूँ इसे? एक राजघराने की लड़की से इश्क हुआ है तो खुद भी सावधानी बरतूंगा ही। इसे क्या लगा कि मैं बिना किसी बैकअप के आ गया हूँ यहाँ? नहीं, अर्नव सिंह शेखावत नाम है मेरा। ऐसे इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बना। मैं तो ये खुद चाहता था कि ससुर जी खुद मान जाएं। लो अब मान गए। इतना कहकर उसके होंठों पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, मैं आ रहा हूँ आरू। कभी सोचा नहीं था कि किसी के इश्क में ऐसे पागल हो जाऊंगा, लेकिन तुमने कर दिया अपने इश्क में पागल मुझे। नहीं, दूसरी तरफ महल में आद्रिका बहुत उदास अपने कमरे के बेड पर बैठी हुई थी। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने ऊपर देखते हुए कहा, महादेव, आपकी इतनी भक्ति की इसलिए कि आप मेरा प्यार छीन लो? क्यों महादेव, क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। मेरी जिंदगी के फैसले वो शख्स ले रहा है जिससे मैं पहली बार मिली हूँ। माँ के मुताबिक वो मेरा बाप है, लेकिन मैं नहीं मानती क्योंकि बाप अपने फैसले अपने बच्चों पर नहीं थोपता। मान लिया कि अनु एक सही लड़का नहीं है, लेकिन मेरा प्यार गलत नहीं है। प्यार सोचकर नहीं होता, प्यार तो बस हो जाता है। अगर उसने मुझसे प्यार नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तो किया है ना। मैं नहीं करना चाहती किसी और से शादी। मैं अनु से इश्क करती हूँ। मैं पागल हूँ उसके इश्क में। इतना बोल वो रोने लगती है। जब बिना आपकी मर्जी जाने कोई आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ले ले तो कैसा लगता है? ये एहसास आज आद्रिका को हो रहा था। जयश्री का कमरा। जयश्री अपने कमरे में बैठी सोच में डूबी हुई थी कि उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जयश्री ने दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या थी। काव्या को देख जयश्री ने कहा, तुम यहाँ? काव्या ने आसपास नज़र घुमाते हुए कहा, अंदर चलो। जयश्री उसे अंदर ले आई। काव्या, कुछ सोचा कल के लिए? जयश्री, अभी सोच रही हूँ। काव्या, लेकिन मैंने सोच लिया है। जयश्री, क्या? काव्या फिर उसे अपना सारा प्लान बताती है। सब कुछ सुनकर जयश्री नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, ये तो आदि के साथ धोखा होगा। काव्या, अगर वो लड़का मिल गया तो कैसा धोखा? और वो इस वक्त उदयपुर में ही है। और क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? जयश्री ये सुनकर सोच में पड़ गई। काव्या ने कहा, देखो जयश्री, जब देवराज को पता लगेगा कि आद्रिका यहाँ नहीं है तो उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए आद्रिका की जगह आंचल को खड़ा करना पड़ जाएगा। और ऐसे मेरी बेटी यहाँ की रानी बन जाएगी और तुम्हारी माँ, भाई और वो पूरा गांव भी बच जाएगा। उसके बाद तुम भी उसके पास चले जाना। जयश्री कुछ सोचकर सिर हिला देती है। काव्या फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है, फिर करो प्लान को शुरू। जयश्री सिर हिला देती है और आद्रिका के कमरे में चली जाती है। जब वो कमरे में जाती है तो पाती है कि आद्रिका बालकनी में है। वो आद्रिका के पास जाकर उसका सिर सहला देती है।
आद्रिका को जब किसी के स्पर्श का एहसास होता है तो वो मुड़कर देखती है। सामने जयश्री को देखकर वो बोलती है, क्या हुआ? जयश्री ने सीधा सवाल किया। ये मंगनी करना चाहती हो? आद्रिका ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मेरा फैसला किसके लिए मायने रखता है? जयश्री को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। जयश्री ने आद्रिका को बहुत ही लाड और प्यार से पाला था। उसे कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि वो बिना बाप के जी रही है। लेकिन आज उसका यह जवाब सुनकर जयश्री को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को फाड़ दिया हो। जयश्री ने आगे कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वही होगा अंतिम फैसला। आद्रिका ने फिर कहा, मुझे यहाँ से शिमला वापस जाना है। जयश्री ने एक पल उसे देखा और फिर कहा, कल तैयार रहना यहाँ से जाने के लिए वापस, लेकिन शिमला नहीं कश्मीर, क्योंकि ऐसे देव तुम्हें पकड़ लेंगे। आद्रिका की आंखों में जयश्री की बात सुनकर चमक आ जाती है। वो अपनी माँ के गले लगकर बोली, आई लव यू माँ। जयश्री ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, लव यू टू बेटा। कुछ देर बाद जयश्री वहां से चली जाती है और आद्रिका खुशी खुशी अपने बेड पर लेट जाती है। रात 11 बजे काव्या का कमरा। काव्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोचकर मुस्कुराए जा रही थी। उसने मन ही मन कहा, आखिरकार मेरी सालों की मेहनत कल रंग लाने वाली है। कल उस देवराज की नहीं बल्कि मेरी बेटी बनेगी यहाँ की रानी। मेरी बेटी जिसे देवराज अपनी मानता है, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इतना बोल वो हंसने लगती है और उस रात को याद करने लगती है जब उसने देवराज के साथ रात बिताने की सोची थी लेकिन कर नहीं पाई। फ्लैशबैक। देवराज बेड पर लेटे हुए थे। काव्या उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दी। देवराज आधे होश में थे और आधे नहीं। उन्हें सब धुंधला नजर आ रहा था। काव्या उनके करीब जाने लगी लेकिन तभी उसका मन खराब होने लगा। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बाथरूम में चली गई और उल्टी करने लगी। 15 मिनट उल्टी करने के बाद काव्या ने खुद से कहा, फालतू में बाहर का खाना खा लिया और अब फूड पॉइजनिंग हो गई। थोड़ी देर बाद मुंह धोने के बाद वो बाहर आई। वो देवराज की तरफ बढ़ गई लेकिन तभी उसका फ़ोन बज पड़ा। ये देख उसने गुस्से से कहा, कोई चैन से जीने क्यों नहीं देता? उसने फ़ोन उठाया और देखा कि उसके डॉक्टर का कॉल है। उसने उठाया और अनमने ढंग से कहा, हाँ बोलो तन्वी। तन्वी ने कहा, काव्या तुम्हें फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनते ही काव्या को झटका लगा। वो बोली, क्या बोल रही हो तुम तन्वी? तन्वी, हाँ काव्या मैं सच कह रही हूँ। काव्या ने फ़ोन काट दिया। वो सिर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गई। उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नज़र देवराज पर पड़ी। उसे देख वो कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। वो उठी। उसने देवराज के साथ अश्लील फोटोज निकाल ली और बगल में लेट गई। अगले दिन देवराज वहां से चले गए। आगे जो कुछ हुआ वो सब आप जानते ही हैं। सब कुछ याद करके काव्या ने खुद से कहा, ये परिवार कितना बड़ा पागल है, किसी और की बेटी को अपनी बेटी बना लिया। इतना बोल वो हंस दी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन इस दिन की शुरुआत 3 लोगों के लिए अच्छी नहीं हुई। जयश्री चाहती थी कि वो आद्रिका को सुबह सुबह ही भेज दे क्योंकि काव्या और उसका प्लान था, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी होने के कारण आद्रिका महल के बाहर क्या अपने कमरे के भी बाहर नहीं आ सकी। जयश्री अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रही थी। तभी कमरे में देवराज आ गए। देवराज को देखकर एक पल के लिए जयश्री घबरा गई, लेकिन फिर उसने अपने भावों को छुपा लिया। देवराज ने सीधा कहा, आपका भाई और माँ जी सही सलामत वापस अपने शहर इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। कोई इनका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। मेरे आदमी उनकी निगरानी के लिए वहां हैं। देवराज की बात सुनकर जयश्री चौंक गई। देवराज ने आगे कहा, और पूरे गांव में हमारे आदमी तैनात हैं। आपको किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जयश्री और ज्यादा चौंक गई। देवराज ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, श्री, एक बार बताया तो होता, क्या हम आपकी मदद ना करते? आप भूल रही हैं कि हम यहाँ के महाराज हैं। हमें हर चीज़ की खबर रहती है और हमारी मर्जी के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमने एक झटके में पता लगा लिया था कि कैसे काव्या आपको ब्लैकमेल कर रही है। आप ये देखकर हमसे दूर गई कि हमने काव्या के साथ रात बिताई। आपने ये नहीं सोचा कि आपको एक रानी होने का फर्ज निभाना है। लेकिन एक बात बताइए श्री,
क्या आपने पूरी तरह से रानी का फर्ज निभाया? अगर यहाँ की बागडोर हमने काव्या के हाथों में दे दी तो वो क्या करेगी ये आप जानती भी हैं। अभी बात सिर्फ गांव की थी जिसे हमने बचा लिया, लेकिन फिर बात पूरे राज्य की आती। इसका दोषी कौन होता? काव्या नहीं, बल्कि आप। सभी आपको गलत समझते। जयश्री ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। देवराज ने कहा, खैर आप आद्रिका की मंगनी रोकने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि रानी तो यहाँ की वही बनेंगी। ये सुनकर जयश्री ने सिर उठाकर कहा, ये बात आप महाराज बनकर कर रहे हैं या बाप? देवराज उसे असमंजस से देखने लगे। जयश्री ने उनके भावों को समझते हुए कहा, अगर महाराज बनकर कर रहे हैं तो शायद आप ना समझ पाएं, लेकिन अगर आप बाप बनकर कर रहे हैं तो शायद समझ पाएंगे। आदि इस शादी से खुश नहीं है। प्लीज़ ये मंगनी रोक दीजिए। मैं अपनी बेटी को नाखुश नहीं देख पाऊंगी। उसकी बात सुनकर देवराज बिना कुछ बोले वहां से चले गए। जयश्री वहीं सोफे पर बैठ गई। शाम 4 बजे आद्रिका का कमरा। आद्रिका को रेडी करने के लिए बाहर से पार्लर की लड़की आई थी। आद्रिका भावहीन चेहरे के साथ बैठी हुई थी। उसे काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी और दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ देवराज भी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे कि तभी उनका फ़ोन बज पड़ा। उन्होंने देखा कि फ़ोन उनके आदमी विनय का है, जो कि अर्नव पर नज़र रखे हुए था। देवराज ने फ़ोन झट से उठा लिया तो उन्हें सामने से विनय की दर्द से भरी हुई आवाज़ सुनाई दी। प्रणाम महाराज। उसकी ऐसी आवाज़ सुन देवराज घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ विनय, सब ठीक तो है? विनय, महाराज हमें माफ़ करिएगा, हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पाए, वो छोरा भाग गया। ये सुनते ही देवराज के होंठों पर मुस्कान आ गई। उन्होंने फ़ोन काट दिया और अजय को फ़ोन लगा दिया। अजय ने भी झट से फ़ोन उठा लिया। देवराज ने कहा, तैयार रहो। देवराज फ़ोन काट देते हैं। देवराज मन ही मन बोले, स्वागतम। 2 घंटों बाद महल में गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। देवराज और जयश्री सभी का स्वागत कर रहे थे। वहीं काव्या गुस्से से आग बबूला हुई पड़ी थी। कुछ ही देर में वहां अंश और उसका परिवार आ गया। अंश ने वाइट शर्ट के साथ ब्राउन पैंट पहनी हुई थी। काफ़ी हैंडसम लग रहा था वो। थोड़ी देर में आद्रिका भी आ गई। आद्रिका ने गोल्ड कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था, वो भी हैवी ज्वेलरी के साथ। सभी उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। आज आद्रिका चांद से उतरी अप्सरा ही लग रही थी, लेकिन फिर भी एक कमी थी और वो थी उसकी मुस्कान। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आद्रिका को अंश के बगल में खड़ा कर दिया गया। पंडित जी ने कहा, महाराज मुहूर्त हो चुका है। देवराज ने जयश्री से कुछ इशारा किया। वो मंदिर में चली गई। उसने सामने महादेव की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहा, सब आपके भरोसे है शिव जी। फिर वो वहां से अंगूठियों की थाल उठाती है और हॉल की तरफ बढ़ जाती है। हॉल में आकर वो जैसे ही अंगूठियों का थाल वहां खड़ी साधना को देती है, काव्या आगे बढ़कर नीचे से थाल उछाल देती है। धड़ाम की आवाज़ से थाल नीचे गिर जाता है और अंगूठियां भी। सभी हैरानी से काव्या को देख रहे होते हैं। काव्या ने गुस्से से चीख कर कहा, यह मंगनी नहीं हो सकती। देवराज, आप हमें धोखा दे रहे हैं। पहले मेरा इस्तेमाल किया, फिर मेरी बच्ची को अपनाने से इनकार कर दिया, लेकिन अब रानी की गद्दी पर बैठने का हक सिर्फ आंचल का है। अरे जयश्री तो आज तक यहाँ नहीं रही और ना ही उसकी बेटी। आद्रिका को क्या पता होगा यहाँ के नियम कानून के बारे में। आद्रिका से अच्छी रानी मेरी बेटी साबित होगी। तभी देवराज ने कहा, लेकिन काव्या वो तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। काव्या ने फिर चिल्लाकर कहा, महाराज मुकरिए मत, हमारे पास सबूत है उस रात के। देवराज ने फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, और मेरे पास डीएनए रिपोर्ट। ये सुनते ही काव्या सकपका गई। उसकी बोलती बंद हो गई। उसे ऐसे देख देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ काव्या, बोलती क्यों बंद हो गई? फिर वहां खड़े लोगों से, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं यहाँ एक कन्फेशन करने जा रहा हूँ, और वो यह है कि काव्या मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी तन से भी मन से भी सिर्फ जयश्री है, और आंचल बायोलॉजिकली मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बेटी से कम भी नहीं है। सभी देवराज की बात सुनकर सारा मामला समझ गए, और वहीं आंचल ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असल सच यह है। उसे आज अपने आप से घिन आ रही थी कि वो किसी और की नाजायज़ औलाद है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया।
उसने सोचा नहीं था कि उसकी माँ इतनी बड़ी लालची औरत है। तभी देवराज ने काव्या के गाल पर तमाचा जड़ दिया। काव्या सन्न रह गई। देवराज ने कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं जैसी किसी औरत की होनी चाहिए। पहला थप्पड़ मेरे साथ इतना घटिया खेल खेलने के लिए। फिर उसने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, दूसरा थप्पड़ मेरे परिवार को बिखेरने के लिए। फिर एक और थप्पड़ जड़ दिया। देवराज ने कहा, तीसरा थप्पड़ मेरी पत्नी को बेबस करने के लिए। देवराज ने चौथा थप्पड़ जड़ते हुए कहा, आखिरी और चौथा थप्पड़ मेरी बेटी आंचल को गलत राह पर भेजने के लिए। फिर देवराज ने अपने किसी आदमी को कुछ इशारा किया तो एक आदमी काव्या को वहां से उठाकर ले गया। देवराज फिर आंचल के पास गए। उन्होंने आंचल का सिर सहलाकर कहा, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आद्रिका है मेरे लिए, वैसे ही तुम हो। आंचल बिना कुछ कहे देवराज के सीने से लग गई। तभी साधना ने कहा, मंगनी की रस्म शुरू करें। देवराज ने सिर हिला दिया। रस्म शुरू हुई। जैसे ही आद्रिका अंश को अंगूठी पहनाने लगी, उसकी धड़कनें बढ़ गई, उसके हाथ कांपने लगे और तभी वहां एक आवाज़ गूंजी, रुको। ये आवाज़ आद्रिका के लिए बिल्कुल भी अनजानी नहीं थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, उसकी आंखों में आंसू थे। आद्रिका ने मेन गेट की तरफ नज़र उठाई तो वहां जख्मी हालत में अर्नव खड़ा था। उसने अंगूठी वहीं छोड़ी और दौड़कर जाकर अर्नव के सीने से लग गई। अर्नव ने भी उसे कसकर बाहों में भींच लिया। सभी अर्नव को देख हैरान थे। देवराज के होठों पर एक लंबी मुस्कान थी। अर्नव ने आद्रिका को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसका माथा चूम लिया। अर्नव ने फिर आद्रिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे किया और देवराज से कहा, लीजिए महाराज, आ गया मैं। अब आपको आद्रिका की शादी मुझसे ही करानी होगी। ये सुनकर देवराज ने कहा, तो रोक कौन रहा है? आद्रिका तो पहले दिन से ही तुम्हारी है। ये सुनकर सब असमंजस में उन्हें देखने लगे। देवराज ने हंसकर कहा, इतना आसान नहीं है राजघराने की लड़की से ब्याह करना, अर्नव सिंह शेखावत। प्यार किया है तो मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता। और मैं भी तो देखना चाहता था कि किस हद तक जा सकते हो तुम मेरी बेटी को पाने के लिए। आखिरकार बाप हूँ मैं उसका। मेरी खुशी तो उसी में होगी जिसमें मेरी बेटी की। ये सुनकर अर्नव हैरान रह गया। देवराज ने जयश्री से कहा, कोई प्रॉब्लम है आपको महारानी साहब? जयश्री ने ना में सिर हिला दिया। देवराज ने फिर अर्नव से कहा, देखो भाई, यहाँ के राजा बनने जा रहे हो तो ढंग का पहन कर आओ। देवराज अर्नव को एक नौकर के साथ भेज देते हैं। देवराज फिर आद्रिका को अपने पास बुलाते हैं। देवराज उसके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं, अब तो खुश हो ना? आद्रिका बिना कुछ बोले देवराज के सीने से लग जाती है और कहती है, शुक्रिया पापा। पापा सुन देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने सीने से लगते देख उनके दिल को ठंडक मिल जाती है। फिर वो आद्रिका को खुद से दूर करते हैं और आंचल के पास जाकर उससे बोलते हैं, आंचल, अंश से हमने आपका रिश्ता पक्का कर दिया है। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत है? आंचल एक नज़र खुश आद्रिका पर डालती है और फिर बोलती है, जैसा आप चाहें बाबा। ये सुनकर देवराज खुश हो गए। फिर कुछ ही देर में अर्नव आ गया। पहले आद्रिका अर्नव की मंगनी हुई और फिर आंचल अंश की। सभी खुश हो जाते हैं। आद्रिका को अर्नव मिल जाता है और अर्नव को आद्रिका। आंचल ने भी सिर्फ इसलिए अंश के लिए हाँ की थी क्योंकि अब वो अपनी माँ की तरह किन्हीं दो लोगों के बीच नहीं आना चाहती थी। अब सब खुश थे।